हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरंभ कोचिंग योर कैरियर मोल्डर्स के इस एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूनिट 3 ट्रांसफार्मर। आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट वन शॉट वीडियो को लेके आए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 के दो सेपरेट वन शॉट वीडियो डाले हुए हैं और ये थर्ड वन शॉट वीडियो है जिसमें कि आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ट्रांसफार्मर का मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। सो वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ अडॉप्टिंग एसी सिस्टम इंस्टेड ऑफ डीसी सिस्टम फॉर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज दैट alternating voltage can be increased or decreased conveniently by means of a transformer. In fact, for economical reasons, electrical power is required to be transmitted at high voltage, whereas it has to be utilized at low voltage from safety point of view. This increase in voltage for transmission and decrease in voltage for utilization can only be achieved by using a transformer. So, this is a basic reason for using a transformer in electrical system. Now, what is the transformer? So, transformer is a static device. Transformer एक static device है which can transfer AC electrical power from one electrical circuit to another electrical circuit without changing frequency, but the voltage level is changed. मतलब ये हुआ कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल पावर को एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से दूसरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में ट्रांसफर करती है विदाउट चेंजिंग दी फ्रीक्वेंसी, बट द वोल्टेज लेवल कैन बी चेंज। वोल्टेज लेवल कैन बी चेंज का मतलब ये हुआ कि आप इनपुट में जो वोल्टेज दे रहे हैं ट्रांसफार्मर को, आउटपुट में उससे चेंज वोल्टेज आप ले सकते हैं। माने अगर आप इनपुट में ज्यादा वोल्टेज दे रहे हैं तो आउटपुट में उससे कम वोल्टेज ले सकते हैं, या इनपुट में कम वोल्टेज दे रहे हैं तो आउटपुट में उससे ज्यादा वोल्टेज आप ले सकते हैं, और इस पूरे प्रोसेस में फ्रीक्वेंसी कहीं भी चेंज नहीं होगी। ट्रांसफार्मर की स्टडी करते समय कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि हमको पहले पता होना चाहिए। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टैटिक डिवाइस। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है। जितने भी कंपोनेंट हैं ट्रांसफार्मर के सारे जो है वो स्टेशनरी हैं। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई मोशन यहाँ पे नहीं होगा किसी भी पार्ट के द्वारा। दूसरी चीज है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस का मतलब ये हुआ वोल्टेज के लेवल के चेंज में फ्रीक्वेंसी कहीं भी चेंज नहीं होगी। माने जिस फ्रीक्वेंसी की सप्लाई आप इनपुट में देंगे, आउटपुट में आपको उसी फ्रीक्वेंसी की सप्लाई मिलेगी। फ्रीक्वेंसी कहीं पे भी चेंज नहीं होगी। थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। ट्रांसफार्मर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस का मतलब ये हुआ कि इसको इनपुट में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सबसे पहले कन्वर्ट होगी मैग्नेटिक एनर्जी में, देन अगेन मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर के हमको आउटपुट में मिलेगी। तो इसलिए इसके अंदर जो एनर्जी ट्रांसफर का जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल पे काम करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। नेक्स्ट है फेज शिफ्टिंग डिवाइस। यहाँ पे फेज शिफ्टिंग डिवाइस का मतलब ये हुआ कि आप इनपुट में जो वोल्टेज इसको दे रहे हैं प्राइमरी में, या ट्रांसफार्मर को इनपुट में जो वोल्टेज देंगे और आउटपुट में आपको जो वोल्टेज मिलेगा, अगर आप उन दोनों वोल्टेजेस में देखेंगे तो वहां पे आपको 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिलेगा। दोनों वोल्टेजेस में, इनपुट और आउटपुट के वोल्टेजेस में आपको 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आपको मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ, जैसा कि हमने यहाँ पे इस फेजर डायग्राम से शो किया हुआ है, यहाँ पे यदि हमने मान लीजिए कि इस लाइन से हम प्राइमरी के वोल्टेज या इनपुट वोल्टेज को हम शो करते हैं, तो जो आउटपुट का वोल्टेज मिलेगा इससे 180 डिग्री की फेज शिफ्ट हमको मिलेगा। इसलिए इसको कहा हमने कि इट इज ए फेज शिफ्टिंग डिवाइस। नेक्स्ट इज दी कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में जो कि एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस के अंदर फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा कि इलेक्ट्रिकल पावर जो ट्रांसफर हो रही है प्राइमरी से सेकेंडरी साइड में या इनपुट से आउटपुट साइड में, जो हमको वोल्टेज चेंज होकर के मिलेगा, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी फ्लक्स चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स की बात इसलिए हो रही है, और इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस के अंदर जो फ्लक्स होगा वो कांस्टेंट होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये ट्रांसफार्मर कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है। वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं ट्रांसफार्मर का। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज वेरी सिंपल। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और फैराडेज लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या कहता है? फैराडेज लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहता है कि अगर आपके पास में मान लीजिए दो कॉइल हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे शो किया हुआ है, एक कॉइल हमारे पास में ये है कॉइल नंबर 1 और दूसरी कॉइल ये है कॉइल नंबर 2। तो कॉइल नंबर 1 और कॉइल नंबर 2
को हम कंसिडर करते हैं कि मान लीजिए कि कॉइल नंबर 1 को हमने एक अल्टरनेटिंग सप्लाई से कनेक्ट किया और कॉइल नंबर 2 के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा उसको चेक करने के लिए हमने उससे गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया। जब हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो उस वोल्टेज के कारण क्या होगा, इस कॉइल नंबर 1 के अंदर एक करंट फ्लो होगा। इस कॉइल नंबर 1 में एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और इस करंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डेवलप होगी। तो जब हम यहाँ पे अल्टरनेटिंग सप्लाई कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इस कॉइल नंबर 1 से एक करंट फ्लो होना शुरू होगा और इस करंट के कारण यहाँ पे कॉइल नंबर 1 इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगी और यहाँ से लाइंस ऑफ फ्लक्स निकलना शुरू होंगी। जब ये लाइंस ऑफ फ्लक्स सेकंड कॉइल के साथ में लिंकअप होंगी तो इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस करेंगी और उस ईएमएफ को हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन के फॉर्म में हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो वर्किंग प्रिंसिपल की अगर बात करें हम तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस हुआ ये क्या हुआ, ये हुआ म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस हुआ। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस प्रिंसिपल को और इजी तरीके से हम समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारे ट्रांसफार्मर का एक सिंपल हमने स्ट्रक्चर लिया हुआ है। ये एक मैग्नेटिक कोर है। इस मैग्नेटिक कोर पे इस साइड लिंब पर एक कॉइल हमने लगाई हुई है और दूसरी कॉइल इस दूसरे साइड लिंब पे लगी हुई है। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई हमारी, ये एक वाइंडिंग हो गई, फर्स्ट वाइंडिंग हो गई, ये सेकेंड वाइंडिंग हो गई। जब हमने इस प्राइमरी वाइंडिंग को एक वोल्टेज सप्लाई दी, यहाँ पे मान लीजिए उस सप्लाई का नाम हमने दे दिया V1 दिया हमने, तो क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू होगा जो कि येलो और ब्राउन कलर के डॉटेड लाइन से हमने शो किया हुआ करंट का फ्लो होना। अब चूंकि ये अल्टरनेटिंग करंट है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है और जैसे जैसे इसकी डायरेक्शन चेंज होती है ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो फ्लो होने वाला फ्लक्स है जो कि ये ब्लैक डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है, इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, चेंजिंग फ्लक्स है ये। तो जब ये चेंजिंग फ्लक्स इस सेकंड कॉइल के साथ में लिंकअप होता है तो ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग में हमको सेकेंडरी टर्मिनल पे हमको वोल्टेज के फॉर्म में यहाँ पे हमको पोटेंशियल मिल जाएगा। सो द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज फैराडेज लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब यहाँ पे हम बार बार बात कर रहे हैं कि वोल्टेज लेवल अप हो रहा है या वोल्टेज लेवल डाउन हो रहा है। हम प्राइमरी में वोल्टेज देंगे, सेकेंडरी पे हमको सेकेंडरी के टर्मिनल पे या इनपुट में हम जो वोल्टेज देंगे, आउटपुट में हमको जो वोल्टेज मिलेगा उसका लेवल चेंज होगा। तो यहाँ पे हम उसकी बात करें तो अब इस वोल्टेज लेवल के हिसाब से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ट्रांसफार्मर की। तो यहाँ पे देखिए हम लगातार हम बात कर रहे हैं कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो कि यूज होती है वोल्टेज के लेवल को अप या डाउन करने के लिए, वोल्टेज के लेवल को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए। इनपुट में हम जो वोल्टेज देंगे उसको हमको आउटपुट में या तो बढ़ा हुआ वोल्टेज मिलेगा या कम होकर के वोल्टेज मिलेगा। तो माने वोल्टेज के लेवल में चेंज हो रहा है, तो इस तरीके से हम इसकी क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं या उसके टाइप्स बता सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आउटपुट में हमको जो वोल्टेज मिल रहा है उसके बेसिस पे हम ट्रांसफार्मर को दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो वो कि अगर हमको इनपुट से ज्यादा वोल्टेज आउटपुट में मिल रहा है तो उस कंडीशन में हम ट्रांसफार्मर को कहेंगे कि ट्रांसफार्मर जो है वो स्टेप अप है, क्योंकि वोल्टेज लेवल अप हो गया, तो इसलिए हम कहेंगे कि ट्रांसफार्मर हमारा स्टेप अप है। और दूसरा हो गया कि अगर इनपुट में जो वोल्टेज दिया हमने उससे अगर हमको आउटपुट में कम वोल्टेज मिल रहा है तो हम उस कंडीशन में बोलेंगे कि ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है। तो इस तरीके से अगर हम वोल्टेज वाइज कैटेगराइज करें ट्रांसफार्मर को तो वोल्टेज वाइज ट्रांसफार्मर दो टाइप के मिलेंगे हमको। पहला मिलेगा हमको स्टेप डाउन टाइप का और दूसरा मिलेगा हमको स्टेप अप टाइप का। तो इस तरीके से हमारे पास में दो ट्रांसफार्मर होंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दूसरा कैटेगराइजेशन हम कर सकते हैं ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे, और कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे अगर हम ट्रांसफार्मर को कैटेगराइज करें तो हमारे पास में ट्रांसफार्मर तीन टाइप के मिलेंगे हमको। पहला है कोर टाइप कंस्ट्रक्शन, दूसरा है शेल टाइप कंस्ट्रक्शन और तीसरा है बैरी टाइप कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन वाइज अगर हम देखें तो ट्रांसफार्मर हमारे पास में तीन टाइप के हैं, जैसा कि यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं। तीनों का स्ट्रक्चर, जो डिजाइनिंग स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। ये फर्स्ट वाला जो फिगर हमने बनाया हुआ है ये कोर टाइप का ट्रांसफार्मर है, सेकंड वाले में शेल टाइप ट्रांसफार्मर और थर्ड वाला बैरी टाइप ट्रांसफार्मर है। तीनों के कंस्ट्रक्शन के डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग आप देख सकते हैं कि आउटर लिम्स पर लगी हुई है। ये जो ग्रीन कलर से शो की हुई है ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है और रेड कलर से शो की हुई है ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग है। तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट लिम्ब पे और सेकंड लिम्ब पर, दोनों लिम्ब पर लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाइंडिंग हमने यहाँ पे की हुई है और ये इस तरीके का फॉर्मर कंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो ये कंस्ट्रक्शन कहलाता है हमारा कोर टाइप कंस्ट्रक्शन। तो इस कंस्ट्रक्शन बेसिस पे पहला टाइप हुआ कोर टाइप ट्रांसफार्मर। दूसरा
कंस्ट्रक्शन टाइप है शेल टाइप ट्रांसफार्मर। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे शेल बना हुआ है और यहाँ पे फर्स्ट वाले कंस्ट्रक्शन में केवल 2 ही लिम्ब थे साइड में, और यहाँ पे दो साइड लिम्ब है और एक लिम्ब मिडिल में भी है, और वाइंडिंग जो की हुई है वो मिडिल लिम्ब में की हुई है, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज दोनों वाइंडिंग्स। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों टाइप्स के ट्रांसफार्मर, कोर टाइप एंड शेल टाइप में। थर्ड टाइप है बेरी टाइप कंस्ट्रक्शन। इसमें एक नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ज्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फिगर यहाँ पे दिखाया हुआ है ये आपका टॉप व्यू है। अगर आप टॉप से देखेंगे, ऊपर की तरफ से देखेंगे ट्रांसफार्मर को, तो आपको इस तरीके का दिखाई देगा। ग्रीन कलर में आपने लो वोल्टेज वाइंडिंग को शो किया हुआ और रेड कलर में हाई वोल्टेज वाइंडिंग को शो किया हुआ है। और ये कोर का कंस्ट्रक्शन है जो कि सिल्वर कलर में आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके का इसका कोर कंस्ट्रक्शन होता है। तो कंस्ट्रक्शन बेसिस पे हम इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, कोर टाइप, शेल टाइप एंड बेरी टाइप। मेन जो हमारा सिलेबस में है फर्स्ट ईयर का, उसमें हम इन 2 टाइप्स को कंसीडर करेंगे, कोर टाइप एंड शेल टाइप को। बेरी टाइप का कंसिडरेशन फर्स्ट ईयर में नहीं है, तो इसलिए हम इसको स्टडी यहाँ पे नहीं करेंगे। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पे हमने बताया कि हमारे पास में कैटेगराइज अगर हम ट्रांसफार्मर को करेंगे कंस्ट्रक्शन वाइज तो 3 टाइप होंगे, कोर टाइप, शेल टाइप एंड बेरी टाइप। अब कोर टाइप और शेल टाइप में बेसिक डिफरेंस क्या होता है और इसका कोर का कंस्ट्रक्शन किस तरीके का होता है उसको देखते हैं। आइए भाई ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। यहाँ पे देखिए हमने 2 ट्रांसफार्मर आपके लिए शो किए हुए हैं। ये कोर टाइप कंस्ट्रक्शन है और ये शेल टाइप कंस्ट्रक्शन है। तो कोर टाइप और शेल टाइप कंस्ट्रक्शन में जो कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस है यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जो वाइंडिंग है ये दोनों लिम्ब्स पे की हुई है, लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग। और यहाँ पे शेल टाइप कंस्ट्रक्शन में जो वाइंडिंग है वो सेंट्रल लिम्ब पे की हुई है, दोनों वाइंडिंग्स लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग। इसमें ये जो कोर का कंस्ट्रक्शन है ये यहाँ पे हमने शो किया हुआ है। यहाँ क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये जो कोर का कंस्ट्रक्शन है ये लैमिनेटेड किया जाता है। लैमिनेटेड का मतलब ये हुआ, सिंपली आप समझ सकते हैं इस तरीके से, जैसे आपकी बुक है तो बुक का एक जो सिंगल पेपर है, जो सिंगल पेज है, वो कहलाएगा आपका एक लैमिनेशन, 1 सिंगल लैमिनेशन। और जितनी थिकनेस की आपको बुक या कॉपी बनानी है तो उतने नंबर ऑफ पेजेस आप उसमें ऐड करते चले जाएंगे और सफिशिएंट थिकनेस की आपको बुक या कॉपी आपको मिल जाएगी। ठीक वही प्रोसेस यहाँ पे भी है कि नंबर ऑफ लैमिनेशंस को हम एक दूसरे के साथ में ऐड करते चले जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर रखते चले जाते हैं, और इस तरीके से हमको जो सफिशिएंट थिकनेस है उसकी कोर हमको मिल जाती है। जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे वो है कोर का मटेरियल। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर में जो कोर यूज की जाती है उसका मटेरियल होता है सिलिकॉन स्टील, या दूसरा मटेरियल होता है हमारा CRGO। CRGO का फुल फॉर्म होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड शीट स्टील। कोर के कंस्ट्रक्शन में सिलिकॉन स्टील या CRGO हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये दोनों की दोनों लो रिलेक्टेंस पाथ हमको प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम सिलिकॉन स्टील या CRGO यूज करते हैं। क्योंकि हमको ट्रांसफार्मर का कोर इस तरीके के मटेरियल का बनाना होता है जिससे कि हमको लो रिलेक्टेंस पाथ मिले, इसलिए हम यहाँ पे सिलिकॉन स्टील और या CRGO का यूज करते हैं। सिलिकॉन स्टील या CRGO यूज करने के कारण क्योंकि इसका रिलेक्टेंस लो होता है, इसलिए हमारे कोर में जो होने वाले हिस्टेरेसिस लॉसेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। और कोर को लैमिनेटेड बनाने के पीछे रीजन है एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करना। लैमिनेटेड कोर बनाने से हमको नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इंक्रीज हो जाते हैं। 2 लैमिनेशंस के बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, या तो कोई ऑक्साइड की लेयर हो जाएगी और या फिर हम वार्निश भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोर का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो जाता है। अब ये जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिखाया गया है ये है शेल टाइप के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं ये ई शेप एंड आई शेप का 2 लैमिनेशंस हमने ली हुई हैं, और ई शेप एंड आई शेप की लैमिनेशंस को मिला करके ये सफिशिएंट थिकनेस का इस तरीके का कोर हमको मिल जाएगा, जो कि बाद में सामने से यदि हम देखेंगे फ्रंट से तो हमको इस तरीके का दिखाई देगा। और यदि कोर टाइप के ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन हमको करना है सिंगल फेज का, तो उस कंडीशन में सी टाइप ये बीच वाला लिम्ब नहीं होगा, ये इस तरीके से यहाँ से कट जाएगा, ये वाला सेंट्रल लिम्ब कट जाएगा। और सी टाइप एंड आई टाइप का कंस्ट्रक्शन या 2 एल टाइप के कंस्ट्रक्शन लैमिनेशन के करके हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कोर का कंस्ट्रक्शन होगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ 2 हैं, एक तो कोर का मटेरियल और दूसरा लैमिनेटेड क्यों बनाते हैं। तो कोर का मटेरियल हम सिलिकॉन स्टील या CRGO रखते हैं हिस्टेरेसिस लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए। दूसरा ट्रांसफार्मर के कोर को हम लैमिनेटेड बनाते हैं एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए। अब बात आती है वाइंडिंग के कंस्ट्रक्शन किस तरीके का होता है। तो वाइंडिंग कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हमने शो किया हुआ है
वाइंडिंग कंस्ट्रक्शन ये शेल टाइप का है और ये वाइंडिंग कंस्ट्रक्शन कोर टाइप ट्रांसफार्मर का है। यहाँ पे ये देखिए सेंट्रल लिम्ब पे हमने वाइंडिंग की हुई है। ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है और वाइंडिंग करते समय हम ये बात ध्यान रखते हैं कि सेंट्रल लिम्ब पे दोनों वाइंडिंग की जाएंगी, लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो हम करते हैं शेल टाइप ट्रांसफार्मर, वो सैंडविच फॉर्म में करते हैं। सैंडविच फॉर्म ठीक उस तरीके का जैसा कि आप सैंडविच खाते हैं। उसमें क्या होता है, दो ब्रेड की लेयर्स होती हैं, बीच में जो है मटेरियल भरा होता है, फिल किया हुआ होता है। तो ठीक उस तरीके, वो सिंपल एक एग्जांपल है, इसलिए हम इस फॉर्मेशन को बोलते हैं सैंडविच फॉर्मेशन। सैंडविच फॉर्मेशन देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग आ गई, उसके बाद में फिर ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग आ गई, देन अगेन लो वोल्टेज वाइंडिंग आ गई, फिर ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग आ गई, देन अगेन लो वोल्टेज वाइंडिंग आ गई। अपर एंड लोअर को आप देखिए जरा कि यहाँ पे अगर आप बीच वाले लो वोल्टेज वाइंडिंग इस ब्लॉक को देखेंगे तो इसकी थिकनेस इस अपर एंड इस लोअर ब्लॉक से जस्ट डबल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे 100 टर्न्स हैं, मिडिल वाली लो वोल्टेज वाइंडिंग के इस ब्लॉक में अगर 100 टर्न्स हैं, तो अपर और लोअर में जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो जस्ट 50 होंगे, माने जस्ट हाफ होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सैंडविच वाइंडिंग हम इसको बोलते हैं और इसका कंस्ट्रक्शन इस तरीके से किया जाता है जो कि शेल टाइप ट्रांसफार्मर में होता है। दूसरा कंस्ट्रक्शन है हमारे पास में कोर टाइप ट्रांसफार्मर का। तो यहाँ पे देखिए आप, ये हमारी कोर है, फिर उसके बाद में इंसुलेटिंग मटेरियल की एक लेयर रहेगी और उसके बाद में ये लो वोल्टेज वाइंडिंग, ये लो वोल्टेज वाइंडिंग और उसके बाद में हाफ टर्न आपके जो है हाई वोल्टेज वाइंडिंग हो जाएंगे। हाफ लो वोल्टेज वाइंडिंग इस लेफ्ट लिम्ब पे रहेगी और हाफ लो वोल्टेज वाइंडिंग इस राइट लिम्ब पे रहेगी। ठीक उसी तरीके से हाफ हाई वोल्टेज वाइंडिंग इस लेफ्ट लिम्ब पे रहेगी और हाफ हाई वोल्टेज वाइंडिंग इस राइट लिम्ब पे रहेगी। तो इस तरीके से ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का अरेंजमेंट कोर टाइप ट्रांसफार्मर में और शेल टाइप ट्रांसफार्मर में रहता है। अब बात करते हैं हम कि जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ या एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से दूसरे सर्किट की तरफ, वो किस तरीके से हो रहा है उस चीज को हम समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हम फॉर्मर हो गया हमारा, ये आयरन कोर हो गया जो कि सिलिकॉन स्टील या CRGO का बना हुआ होगा। इसके एक लिम्ब पर हमने एक वाइंडिंग कंसिडर कर ली और दूसरे लिम्ब पर हमने दूसरी वाइंडिंग को कंसिडर कर लिया। जब हम यहाँ से एक वोल्टेज अप्लाई करेंगे, इसको हमने मान लिया प्राइमरी साइड और यहाँ पे हमने एक वोल्टेज अप्लाई कर दिया V1। तो जब ये वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे तो इस वाइंडिंग से एक करंट फ्लो होगा, उस करंट को हमने कंसीडर कर लिया कि ये I1 करंट है, इसका हमने नाम दिया कि ये प्राइमरी करंट है। इस वाइंडिंग के अंदर हमने नंबर ऑफ टर्न्स मान लिए कि NP, P मीन्स प्राइमरी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हमने मान लिए प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स NP है। यहाँ पे ठीक इसी तरीके से सेकेंडरी वाइंडिंग है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हमने N2 मान लिए। तो जब हम यहाँ से करंट एक सप्लाई करेंगे वोल्टेज V1 अप्लाई करने के बाद में, तो ये करंट यहाँ पे सप्लाई होगा इस वाइंडिंग के अंदर, इस वाइंडिंग में करंट फ्लो होगा और जब ये करंट इस वाइंडिंग में फ्लो होगा तो ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पे एक फ्लक्स जनरेट होगा। ये कॉइल एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह जनरेट करेगी। तो प्रैक्टिकली ऐसा कभी भी नहीं होता कि जितना फ्लक्स यहाँ जनरेट हो वो सारा का सारा इस ट्रांसफार्मर कोर से होता हुआ इस सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ में लिंकअप हो जाए। कुछ पार्ट फ्लक्स का इस तरीके से, जो कि ये डॉटेड सर्कुलर लाइन से शो किया हुआ है दोनों तरफ, दोनों वाइंडिंग्स में, कुछ फ्लक्स का पाथ इस तरीके से हो जाता है जो कि इस कोर के पाथ को फॉलो नहीं करती। तो इस तरीके से हमारे पास में दो पार्ट फ्लक्स के मिलते हैं हमको। एक तो फ्लक्स का वो पार्ट मिलता है जो कि सेकेंडरी कॉइल के साथ में लिंकअप हो रहा है इस ट्रांसफार्मर के कोर को फॉलो करता हुआ, और दूसरा जो कि कोर को पाथ को फॉलो नहीं करता और ये एयर में चला जाता है। तो जो पार्ट फ्लक्स का एयर में चला जाता है उसको हम बोलते हैं लीकेज फ्लक्स, और जो पार्ट कोर के पाथ को फॉलो करता हुआ सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ में लिंकअप होता है उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल फ्लक्स। तो इस तरीके से हमारे पास में दो फ्लक्स हैं, एक तो लीकेज फ्लक्स और दूसरा म्यूचुअल फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स वो है जो कि कोर के पाथ को फॉलो नहीं करता और सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ में लिंकअप नहीं होता, एयर में वेस्ट चला जाता है, उसको बोलेंगे लीकेज फ्लक्स। जो कोर के पाथ को फॉलो करता है और सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ में लिंकअप होगा उसको हम बोलेंगे यूजफुल फ्लक्स या म्यूचुअल फ्लक्स। क्लियर। अब इस फ्लक्स के कारण क्या होगा, यहाँ पे सेकेंडरी में एक EMF इंड्यूस होगा और सेकेंडरी में जब EMF इंड्यूस होगा तो इसके टर्मिनल पे हमको एक वोल्टेज मिलेगा, और जब हम लोड यहाँ पे कनेक्ट करेंगे सेकेंडरी टर्मिनल पे, मान लीजिए यहाँ पे कोई हमने एक लोड कनेक्ट किया इस तरीके से, तो इस लोड के कनेक्ट करने के कारण क्या होगा, ये पाथ कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से करंट फ्लो होगा, तो यहाँ से भी करंट फ्लो होगा, तो यहाँ पे भी एक फ्लक्स डेवलप होगा, एक फील्ड यहाँ पे भी डेवलप होगी। उस चीज़ों, इन सारी चीज़ों की किस तरीके से उसका इफेक्ट आएगा वो अभी हम आगे के स्लाइड्स में इसकी बातें करेंगे। अब सबसे पहले समझते हैं, तो हमने इस तरीके से यहाँ पे देखा कि ट्रांसफार्मर में फ्लक्स किस तरीके से ट्रांसफर
हो रहा है। हम बात करते हैं सबसे पहले आइडियल ट्रांसफार्मर की। तो आइडियल ट्रांसफार्मर क्या है? एक आइडियल ट्रांसफार्मर एक ऐसा इमेजिनरी ट्रांसफार्मर है। कोई भी मशीन को हम आइडियल कब कहेंगे? आइडियल हम किसी भी मशीन को उस कंडीशन में कहेंगे जबकि उसकी एफिशिएंसी 100% हो। 100% एफिशिएंसी का मतलब ये हुआ कि उस मशीन के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके का एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। उस कंडीशन में हम मशीन को बोलेंगे कि मशीन आइडियल है। ट्रांसफार्मर के केस में भी हम आइडियल ट्रांसफार्मर तब कहेंगे किसी भी ट्रांसफार्मर को जबकि उसकी एफिशिएंसी 100% हो, माने उसके अंदर किसी भी तरीके के लॉस नहीं हो। ऑल्दो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर भी मैक्सिमम एफिशिएंसी में मिलते हैं हमको, 98-99% एफिशिएंसी तक के ट्रांसफार्मर हमारे पास में अवेलेबल हैं। ट्रांसफार्मर की अगर हम प्रैक्टिकली अगर हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं तो 98-99% तक हमको एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की मिलती है। एफिशिएंसी 100% होने का मतलब ये हुआ कि टोटल लॉसेस जीरो हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। ट्रांसफार्मर के अंदर टोटल लॉसेस जीरो है, माने इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई ओमिक रेजिस्टेंस नहीं है या मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स नहीं है। तो उस कंडीशन में हम ट्रांसफार्मर को कहेंगे कि ट्रांसफार्मर आइडियल ट्रांसफार्मर है। और जब आइडियल कंडीशन में ट्रांसफार्मर होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको इनपुट में हम जो एनर्जी देंगे आउटपुट में हमको उतनी ही एनर्जी मिल जाएगी। आइडियल ट्रांसफार्मर की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 100% एफिशिएंसी, और 100% एफिशिएंसी का मतलब ये हुआ कि ट्रांसफार्मर किसी भी तरीके का ओमिक रेजिस्टेंस नहीं है या उसके अंदर किसी भी तरीके के मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स नहीं है। माने एफिशिएंसी उसकी 100% तब होगी जितनी की हम आउटपुट में एनर्जी ले रहे हैं उतनी ही इनपुट में एनर्जी हमने अगर उसको दी हुई हो। माने इनपुट पावर यदि आउटपुट पावर की इक्वल है तो उस कंडीशन हम कहेंगे कि ट्रांसफार्मर हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आउटपुट पावर को देखें, आउटपुट पावर हो गई हमारी, मान लीजिए E2 I2 cos phi is equal to, it should be equal to E1 I1 cos phi। तो माने इनपुट पावर शुड बी इक्वल टू आउटपुट पावर। तो उस कंडीशन में यदि ये कंडीशन हमारी बनती है तो उस कंडीशन में कहेंगे ट्रांसफार्मर आइडियल है। और यहाँ पे देखिए तो अगर हम इस रिलेशन को देखें तो यहाँ से हमको मिलेगा रिलेशन E2 इंटू I2 इज इक्वल टू E1 इंटू I1, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू I1 बाई I2। ये जो इंड्यूस्ड EMF E2 है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डिपेंड करेगा कि सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, एंड E1 डिपेंड करेगा प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स पे। तो हम ये कह सकते हैं कि E2 प्रोपोर्शनल टू N2 एंड E1 प्रोपोर्शनल टू N1। तो यहाँ पे इस रिलेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, एंड E2 जो है हमारा इट इज नियरली इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज V2 एंड E1 इज नियरली इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज V1। तो हम यहाँ पे इस रिलेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। और इस रेशियो को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक फैक्टर K से, और इस फैक्टर को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो यहाँ से हमको एक ये रिलेशन मिलता है आइडियल ट्रांसफार्मर से ट्रांसफार्मर कंडीशन में कि E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू K, जहाँ पे K एक कांस्टेंट है और इस K को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ध्यान रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। आइए समझते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर का बिहेवियर कैसा रहेगा और उसका फेजर डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ होगा। तो हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है, इसमें ये प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स हमने मान लिया N1 है, सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स हमने मान लिया N2 है, और हमने इस प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है और वोल्टेज हमने इस पे अप्लाई किया V1। तो जब हम ये वोल्टेज V1 इस पे अप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ से एक करंट फ्लो होना शुरू होगा, और ये करंट क्या होगा, चूंकि हमने यहाँ पे माना है कि हम इसका टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 0 है, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस कॉइल है, ये प्योरली इंडक्टिव कॉइल है। तो उस कंडीशन में यहाँ से सिर्फ एक मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो होगा, और उस करंट को हमने यहाँ पे मान लिया कि ये करंट मान लीजिए I म्यू है, या इसको हमने मान लेते हैं हम, कई कुछ बुक्स में आपको IM भी यहाँ पे शो किया हुआ होगा, तो हम I म्यू या IM कुछ भी हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो इस करंट को हमने मान लिया कि ये IM या I म्यू करंट यहाँ से फ्लो होगा।
तो जब ये करंट यहाँ से फ्लो होगा तो इसके कारण एक फ्लक्स डेवलप होगा, उस फ्लक्स को हमने मान लिया फाई है। और जब ये सेकेंडरी कॉइल के साथ में लिंकअप होगा तो यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा और उस ईएमएफ की वैल्यू होगी E2 और टर्मिनल पे हमको यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा दैट वोल्टेज इज, ये कंसीडरेशन हम सारे करके चल रहे हैं। अब इसका फेजर डायग्राम देखिए किस तरीके से बनेगा। मान लीजिए इनिशियली हमने क्या किया कि एक वोल्टेज हमने अप्लाई किया V1, तो ये हमने वोल्टेज वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे ये वोल्टेज वेक्टर V1 हमने ये ड्रॉ कर दिया, ये वोल्टेज वेक्टर। अब चूंकि ये प्योरली इंडक्टिव कॉइल है, तो ये प्योरली इंडक्टिव कॉइल है तो इसमें से जो फ्लो होने वाला करंट है ये 90 डिग्री से लैग करेगा इस वोल्टेज से, अप्लाइड वोल्टेज से। तो इस 90 डिग्री से हमने लैग करता हुआ ये हमने मैग्नेटाइजिंग करंट आई म्यू और आई एम हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। सो दिस इज आवर मैग्नेटाइजिंग करंट। जब ये मैग्नेटाइजिंग करंट इस सेकेंडरी कॉइल के साथ में लिंकअप होगा तो ये यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा E2, जिसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगी अप्लाइड वोल्टेज V1 के अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है? लेंज लॉ कहता है कि कोई भी क्रिएट होने वाला या कोई भी इंड्यूस होने वाला ईएमएफ उन रीजन्स का अपोज करता है जिसके कारण की वो क्रिएट हुआ है या जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे इसके E2 के क्रिएशन का मेन रीजन है ये V1। तो E2 का जो एंगल होगा V1 से वो ठीक 180 डिग्री पे होगा, या हम ये कहें कि इसके जस्ट अपोजिट हो। तो E2 के क्रिएट होने का रीजन है V1, तो V1 के जस्ट अपोजिट हमने ये वेक्टर ड्रॉ कर दिया जो कि है E2 और इसकी वैल्यू इक्वल होगी इस टर्मिनल वोल्टेज V2 के। नाउ ये जो फ्लक्स जनरेट हुआ है ये केवल सेकेंडरी के साथ में ये लिंकअप नहीं हो रहा है, ये दोनों वाइंडिंग्स के साथ में लिंकअप हो रहा है। तो जब ये फ्लक्स इस प्राइमरी वाइंडिंग के साथ में लिंकअप होगा तो इसके अंदर भी एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा और वो ईएमएफ होगा प्राइमरी का इंड्यूस्ड ईएमएफ E1। अब ये E1 भी किसके कारण जनरेट हुआ? ये जनरेट हुआ इस V1 के कारण। एंड यहाँ पे अगेन फिर से लेंज लॉ काम करेगा, तो इस E1 की जो डायरेक्शन होगी इस V1 से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगी। लेंज लॉ क्या कहता है? कोई भी क्रिएट होने वाला ईएमएफ उन रीजन्स का अपोज करेगा जिसके कारण कि वो क्रिएट हो। तो ये E1 क्रिएट हुआ है इस V1 के कारण, इसलिए इसकी डायरेक्शन भी होगी इस V1 के जस्ट अपोजिट। इसलिए हमने इस E1 वेक्टर को इस V1 के जस्ट अपोजिट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो ये हमारी फ्लक्स की एक्सिस हो गई, हमारे को मिल गया मैग्नेटाइजिंग करंट। यहाँ पे और कोई करंट फ्लो नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको माना है कि नॉन रेजिस्टिव कॉइल है, प्योरली इंडक्टिव कॉइल है, इसलिए और कोई करंट फ्लो नहीं होगा। यहाँ पे केवल एक मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो होगा। मैग्नेटाइजिंग करंट को हमने ड्रॉ किया और इसका एंगल V1 से होगा 90 डिग्री क्योंकि प्योर इंडक्टिव कॉइल है और इंडक्टिव सर्किट के अंदर करंट लैग करता है वोल्टेज से 90 डिग्री से, इसलिए ये 90 डिग्री का एंगल आएगा। और E2 इज इक्वल टू V2 एंड E1 वेक्टर हमने ड्रॉ किया। तो इस तरीके से इसका बिहेवियर रहेगा और इस तरीके से इसका फेजर डायग्राम हम आइडियल ट्रांसफार्मर का ड्रॉ कर सकते हैं। तो दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर। नाउ यहाँ पे हमने देखा कि जब हम यहाँ से एक वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हुआ। अब हम इस ईएमएफ की वैल्यू को कैलकुलेट करें कि इन ईएमएफ की वैल्यू क्या रहेगी, जो प्राइमरी ईएमएफ हुआ इंड्यूस और जो सेकेंडरी ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो हम इसको कंसिडर करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। कितना ईएमएफ यहाँ पे जनरेट हो रहा है हम उसको कैलकुलेट करेंगे। नाउ द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है प्राइमरी वाइंडिंग में और सेकेंडरी वाइंडिंग में, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया कि एक ये हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर है, इसमें प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स हमने मान लिए कि N1 है और सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। जो मैक्सिमम फ्लक्स डेवलप हो रहा है उसको हमने मान लिया φ1 है और F जो है सप्लाई फ्रीक्वेंसी है जो हमने इनपुट में दी हुई है हर्ट्ज। अब चूंकि ये जो सप्लाई हमने दी है अल्टरनेटिंग इन नेचर है तो इसका जो फ्लक्स होगा वो भी अल्टरनेटिंग इन नेचर होगा। तो जो अल्टरनेटिंग फ्लक्स यहाँ पे डेवलप होगा वो उसकी वेव फॉर्म इस तरीके से आएगी, साइनोसाइडल वेव फॉर्म आएगी। 0 to 2 पाई के लिए एक 1 साइकिल हो जाएगी और पाई रेडियन पे उसका अल्टरेशन होगा। मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगी मैक्सिमम फ्लक्स φm π/2 रेडियन पे एंड 3 π/4 -φm। अब यहाँ पे हम यदि देखें तो इसमें जो मैक्सिमम चेंज फ्लक्स में आ रहा है +φm से -φm तक वो कितने ड्यूरेशन में आ रहा है? वो ड्यूरेशन में आ रहा है यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे 3 π/4 है। यदि हम इस पूरी एक साइकिल को जो कि 0 से 2 पाई तक है, अगर इसको हम इक्वली डिवाइड करें तो हम 4 पार्ट्स में इसको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट हमारा ये वाला हो गया, सेकंड पार्ट ये हो गया, थर्ड पार्ट ये हो गया और ये फोर्थ पार्ट हो गया। तो 4 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमको जो मैक्सिमम चेंज हमको मिल रहा है +φm से इस पॉइंट से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक का t/4 हुआ टाइम पीरियड, यहाँ से यहाँ तक का t/4 हुआ, यहाँ से यहाँ तक का t/4 हुआ। इसका मतलब यहाँ π/2 से 3 π/4 तक जो टाइम पीरियड हुआ ये हुआ t/2, ये टाइम पीरियड
पीरियड हुआ हमारा T/2 और टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है हमारा T इज इक्वल टू 1/f होता है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 1/2f। तो 1/2f में प्लस पाई एम से माइनस पाई एम तक फ्लक्स में चेंज होता है। और यदि हम इस चेंज को एवरेज को निकालें तो एवरेज किस रेट से चेंज हो रहा है उसको हम कैलकुलेट करें तो हम इसको लिख सकते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास में प्लस पाई एम माइनस फाइनल वैल्यू है माइनस पाई एम और कितने ड्यूरेशन में आई है T/2 टाइम पीरियड में। T/2 मतलब 1/2f टाइम पीरियड में। तो इसको हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा हमारा 2πm डिवाइडेड बाई 1/2f या इज इक्वल टू 2πm इंटू 2f या इज इक्वल टू 4f पाई एम। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हमारे पास में यहाँ कैलकुलेट होकर के आ गया जो कि आया 4f पाई एम और इसकी यूनिट होगी वेबर पर सेकेंड। नाउ फैराडेज लॉ क्या कहता है? फैराडेज लॉ कहता है कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल होगा। इसका मतलब हमारा जो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हुआ वो हुआ कितना 4f फाई एम। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जो होगा हमारा वो कितना होगा 4f फाई एम। तो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न, एक टर्न की बात कर रहे हैं हम, ये कितना होगा हमारा 4f फाई एम। और अगर हम वाइंडिंग में कंसीडर करें कि n नंबर ऑफ टर्न्स है तो यहाँ पे n का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, वो कंसीडरेशन हम अभी करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने अप्लाई किया हुआ है अल्टरनेटिंग सप्लाई। तो जब अल्टरनेटिंग सप्लाई हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो जो करंट फ्लो होने वाला होगा वो अल्टरनेटिंग होगा इन नेचर और उसके कारण जो फ्लक्स यहाँ पे डेवलप हुआ वो भी अल्टरनेटिंग इन नेचर होगा। तो अब चूंकि ये साइनोसाइडल वेव है फ्लक्स की तो इसलिए यहाँ पे साइनोसाइडल वेव के लिए हम जानते हैं कि हमारे पास में जो इफेक्टिव वैल्यू होती है उसमें हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इफेक्टिव वैल्यू और एवरेज वैल्यू में जो रिलेशन होता है वो होता है फॉर्म फैक्टर का। और साइन वेव के लिए जो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू होती है वो होती है 1.11 और ये होता है हमारा RMS वैल्यू टू एवरेज वैल्यू रेशियो, ये हमारा फॉर्म फैक्टर होता है। तो यहाँ से इफेक्टिव वैल्यू या RMS वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ हम निकालें तो वो आएगी हमारी RMS वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न। ये वैल्यू आएगी, इसमें हम क्या करेंगे 1.11 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो 1.11 इंटू 4f/m और ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी हमारे पास 4.44 f/m। इतना वोल्ट पर टर्न ईएमएफ हमारा इंड्यूस होगा। अब हम अगर प्राइमरी के लिए बात करें तो प्राइमरी में हमारे नंबर ऑफ टर्न्स N1 है। तो प्राइमरी में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो होगा, ये पर टर्न है तो नंबर ऑफ टर्न्स का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। एक टर्न का ईएमएफ हमने कैलकुलेट कर लिया, अगर 1 टर्न की कॉइल है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा 4.44 f/m। अब यहाँ पे हम प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में हमारा नंबर ऑफ टर्न्स है N1। प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो होगा हमारा E1 इज इक्वल टू 4.44 f/m। प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स N1 है तो यहाँ पे N1 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा हमारा E1 इज इक्वल टू 4.44 f/m इंटू N1। इसी तरीके से अगर हम सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ देखें कितना होगा, सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ ये होगा हमारा E2 इज इक्वल टू 4.44 f/m इंटू N2 और ये हमारी कहलाती है ईएमएफ इक्वेशन। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं हम, यहाँ पे फाई की वैल्यू होती है हमारी Pm इंटू ए, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन उस कंडीशन में पाई एम की जगह पे Bm इंटू ए आ जाएगा। तो ये हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी का इंड्यूस ईएमएफ हम इस तरीके से ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। नाउ तो स्टूडेंट आइए देखते हैं कि अगर ट्रांसफार्मर को अगर हम एसी की जगह डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर दें तो क्या इफेक्ट होगा, क्या ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो आंसर है नो, इट विल नॉट वर्क। अब वर्क नहीं करेगा, इसका रीजन क्या है? देखिए एक्चुअली क्या है कि जब इसको डीसी सप्लाई हम देंगे, ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, मान ली हमने यहाँ पे N1 टर्न्स है और यहाँ पे ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, यहाँ पे N2 टर्न्स है। ओके,
अब यहाँ पे हमने अल्टरनेटिंग सप्लाई हटा करके एक ये डीसी सप्लाई हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दी। अब डीसी सप्लाई जब यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि डीसी का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो कैसी होती है डीसी जो है इस तरह की कांस्टेंट वेव आएगी आपकी, ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड यहाँ पे हमको वोल्टेज का मिलेगा, जो भी वैल्यू होगी भी, ठीक है, तो वो वैल्यू हमको यहाँ पे मिलेगी। अब ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ट्रांसफार्मर काम करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे। जब डीसी सप्लाई वोल्टेज हम ट्रांसफार्मर को दे देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस जो होगा वो जीरो हो जाएगा। रिएक्टेंस जीरो कैसे होगा, रिएक्टेंस क्या होता है, ये कॉइल है, इस कॉइल का कोई ना कोई रिएक्टेंस होगा, रिएक्टेंस क्या होता है एक्सएल, एक्सएल इज इक्वल टू क्या होगा ओमेगा इंटू एल, और ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 इंटू पाई इंटू एफ। अब चूंकि डीसी है यहाँ पे तो डीसी की फ्रीक्वेंसी हो गई जीरो, तो जब डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई तो ये पूरी की पूरी टर्म हो गई जीरो, माने एक्सएल की वैल्यू हो गई जीरो, तो माने इसका रिएक्टेंस इफेक्ट जो है वो टोटल जीरो हो जाएगा, ठीक। तो सिंस रिएक्टेंस इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट and the frequency of DC supply is zero, that's why the reactance will be zero. Now अब इस कंडीशन में होगा क्या, अल्टरनेटिंग की कंडीशन में क्या हो रहा था, जब हमने अल्टरनेटिंग सप्लाई यहाँ पे लगाई थी तो हमारा जो फ्लक्स डेवलप हो रहा था वो इस तरीके का साइनोसाइडल सप्लाई जैसा फ्लक्स डेवलप हो रहा था, ठीक। अब यहाँ पे जब हमने ये सप्लाई लगाई है तो जो फ्लक्स डेवलप होगा यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग में वो भी ऐसा ही होगा, एक कांस्टेंट फ्लक्स डेवलप होगा। तो जब ये कांस्टेंट फ्लक्स यहाँ पे डेवलप होगा, ये फ्लक्स में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा, तो सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ में जो फ्लक्स लिंकअप होगा उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो जब चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस काय के बराबर होता है, ये होता है इट इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो जब यहाँ पे डीसी सप्लाई लगाने के कारण कोई फ्लक्स में चेंज ही नहीं हो रहा है, ये तो कांस्टेंट फ्लक्स है यहाँ पे, तो जब यहाँ पे कोई फ्लक्स में चेंज ही नहीं हो रहा है तो यहाँ पे कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, और इसीलिए ट्रांसफार्मर यहाँ पे डीसी सप्लाई से कनेक्ट करने पे वर्क नहीं करेगा। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है, यहाँ पे जब ये करंट यहाँ पे हम लगातार इसको देते रहेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये कोर इसका सैचुरेट हो जाएगा। सैचुरेट होने के बाद में क्या होगा, इसमें हीटिंग इफेक्ट्स इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, और जब हीटिंग इफेक्ट्स इंक्रीज होंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो जाएगा। हाँ, लेकिन इस चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, यदि कोई बोले कि एक 550 kVA का ट्रांसफार्मर है, उस पर हमने 5 वोल्ट की डीसी सप्लाई लगा दी तो क्या होगा, उस कंडीशन में कुछ भी नहीं होगा। ये डिपेंड करेगा कि ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी कितनी है और किस कैपेसिटी का हमने डीसी सोर्स उससे कनेक्ट किया है। बाकी अगर हम इन जनरल कहें तो ट्रांसफार्मर डीसी पे वर्क नहीं करेगा। नाउ कम टू नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर नो लोड की कंडीशन हो तो उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर किस तरीके से काम करेगा। तो अब देखिए, नो लोड की कंडीशन का क्या मतलब है, नो लोड की कंडीशन का मतलब है कि हमने ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी टर्मिनल पे कोई भी लोड कनेक्ट नहीं किया है। ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये जो है ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइमरी वाइंडिंग से हमने सप्लाई को कनेक्ट किया हुआ है और सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन है, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई लोड नहीं लगा हुआ है। अब यहाँ पे इस कंडीशन में होगा क्या, जैसे ही हमने इसको अल्टरनेटिंग सप्लाई दी तो इसके अंदर एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स डेवलप होगा, और ये अल्टरनेटिंग फ्लक्स जो है इस पाथ को फॉलो करता हुआ इस सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ में लिंकअप हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन हमने ले लिया, हमने एक फ्लक्स एक्सिस को हमने ये कॉमन ले लिया, हमारी φm फ्लक्स एक्सिस होगी। तो जब ये फ्लक्स इस सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ में लिंकअप होगा तो इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा E2, और इस E2 के इक्वल यहाँ पे हमको टर्मिनल पे वोल्टेज मिलेगा, दैट इज V2, ठीक है। ये जो फ्लक्स होगा इंडक्टेंस के अंदर क्या होगा, इंडक्टेंस में फेज एंगल होता है 90 डिग्री का, तो ये जो फ्लक्स डेवलप होगा ये इस अप्लाइड वोल्टेज V1 से 90 डिग्री के एंगल पे होगा, ठीक है। तो ये हमारा वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज हो गया जो अप्लाई किया हमने V1, और इससे 90 डिग्री पे हमको φm मिला, ठीक। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में
ये जो E2 यहाँ पे EMF इंड्यूस हुआ, ये E2 हमको यहाँ पे मिल गया, E2 इज इक्वल टू V2। क्लियर? नाउ जब ये फ्लक्स इस प्राइमरी कॉइल के साथ में लिंकअप होगा तो यहाँ पे भी एक EMF इंड्यूस करेगा एंड दैट इंड्यूस्ड EMF इज प्राइमरी इंड्यूस्ड EMF, दैट इज E1। लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अप्लाइड वोल्टेज V1 के जस्ट अपोजिट होगी अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ। तो इसलिए ये वेक्टर हमने यहाँ पे इक्वल, V1 के इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन हमने बनाया हुआ है और ये वेक्टर हो गया हमारा E1। क्लियर? अब इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी लोड कनेक्ट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कोई करंट फ्लो होगा नहीं, बट इन प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ पे एक करंट फ्लो होगा I0, और चूंकि ये इंडक्टिव सर्किट है तो इसलिए ये किसी ना किसी एक फेज एंगल φ0 पे होगा। तो हमने इसको मान लिया ये φ0 एक एंगल था, यहाँ पे हमने ये वेक्टर ड्रॉ कर दिया I0। अब इस I0 के हमको दो कंपोनेंट मिलेंगे। एक कंपोनेंट तो मिलेगा हमको इस फ्लक्स की डायरेक्शन में, फ्लक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, ये कहलाता है हमारा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I म्यू से या IM से। और दूसरा कंपोनेंट मिलेगा हमको वोल्टेज की डायरेक्शन में, इस कंपोनेंट को हम बोलते हैं वर्किंग कंपोनेंट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम IW के से। तो इस तरीके से हमारे पास में नो लोड की कंडीशन में दो कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट हो गया हमारा IM मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, और दूसरा करंट कंपोनेंट मिला हमको IW जो कि कहलाता है वर्किंग कंपोनेंट। अगर हम यहाँ पे इनको रिजॉल्व करें तो IM की वैल्यू जो होगी या I म्यू की जो वैल्यू होगी ये होगी I0 साइन φ0, और IW की जो वैल्यू होगी ये होगी I0 cos φ0। ये वैल्यू यहां से हमको मिलेगी। अब अगर हम इस फेजर डायग्राम को आगे देखें तो देखिए यहां पे हमको दो चीजें मिल रही हैं। एक तो हमको मिला वर्किंग कंपोनेंट जो कि था हमारा IW इज इक्वल टू I0 cos φ0, और दूसरा मिला हमको मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जो कि है IM इज इक्वल टू I0 साइन φ0। ये दो कंपोनेंट हमको मिल रहे हैं, और अगर हम इन दोनों का वेक्टर सम करें तो हमको I0 मिल जाएगा। तो हम अगर यदि मान लीजिए न्यूमेरिकल में आपको IW और IM की वैल्यू दे रखी है तो उस कंडीशन में आप मैग्नेटाइजिंग करंट और वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट से आप नो लोड करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये इन दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा। तो I0 इज इक्वल टू जो आएगा वो आएगा यहाँ पे IW का स्क्वायर प्लस IM का स्क्वायर और इनका स्क्वायर रूट। नो लोड की कंडीशन में पावर देखें कितनी पावर कंज्यूम होगी, तो नो लोड पावर देखें हम, नो लोड पावर, नो लोड पावर, पावर हमारी क्या होती है, नो लोड की कंडीशन में हम नॉट मान रहे हैं तो इसलिए P0 मान लिया। पावर क्या फार्मूला क्या होता है, V इंटू आई कॉस फाई। वोल्टेज क्या अप्लाई किया हुआ है हमने, V1। करंट कितना फ्लो हो रहा है, I0, तो V1 I0, और पावर फैक्टर कितना होगा, एंगल इनके बीच का, वोल्टेज करंट के बीच का φ0, तो ये हो गया cos φ0। तो ये आ गई हमारी नो लोड की कंडीशन में पावर। सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ ट्रांसफार्मर अंडर नो लोड कंडीशन। नाउ अब अगर हम इस पे लोड कनेक्ट कर दें तो उस कंडीशन में क्या होगा, आइए देखते हैं। बात करते हैं ट्रांसफार्मर अंडर लोड कंडीशन में। अब इनिशियली अभी हम कंसीडर कर रहे हैं कि ट्रांसफार्मर, मान लीजिए कि हमने सप्लाई कनेक्ट कर दी प्राइमरी वाइंडिंग से और सेकेंडरी वाइंडिंग से हमने कोई भी लोड कनेक्ट नहीं किया है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इस कंडीशन में एक नो लोड एमएमएफ यहाँ पे जनरेट होगा। इस कंडीशन में यहाँ पे केवल एक नो लोड करंट ड्रॉ करेगी ये वाइंडिंग, और ये होगा हमारा करंट, नो लोड करंट I0, जो कि अभी हमने नो लोड की कंडीशन में देखा। अब इस करंट I0 के कारण क्या होगा, यहाँ पे एक फ्लक्स सेटअप होगा। मान लीजिए इस फ्लक्स को हमने मान लिया कि फाई ये फ्लक्स सेटअप हो रहा है, और इस फाई फ्लक्स के कारण इस सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको हमने मान लिया कि वो ईएमएफ E2 है। नाउ अब यहां पे हमने एक लोड कनेक्ट कर दें सेकेंडरी साइड पे, अगर हम एक लोड को कनेक्ट कर लें, अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि इसका नेचर कैसा है, लोड का कैपेसिटिव है या रजिस्टिव है या रिएक्टिव है, कैसा है, वो हम कोई कंसीडरेशन नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ एक ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे हमने कोई भी लोड कनेक्ट कर दिया हमने।
ये लोड हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही हम यहाँ लोड कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा उस कंडीशन में, यहाँ से सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और इसको हमने मान लिया कि ये करंट है हमारा I2। तो अब यहाँ से ये I2 करंट फ्लो होना शुरू होगा और जब ये I2 करंट इस सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लो होगा तो यहाँ पे एक फ्लक्स डेवलप करेगा। यहाँ पे MMF जो होगा वो कितना होगा, N2 इंटू I2, और इसके कारण यहाँ पे भी एक फ्लक्स डेवलप होगा। लेकिन इस जो फ्लक्स डेवलप होगा इसकी डायरेक्शन, जो मेन फ्लक्स डेवलप हुआ प्राइमरी वाइंडिंग में जो सप्लाई दी उसके कारण फाई उससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन रहेगी। इस तरीके से ये फ्लक्स यहाँ पे सेटअप हो जाएगा। तब इस कंडीशन में क्या होगा कि ट्रांसफार्मर कोर में इस फ्लक्स को हमने मान लिया कि ये फ्लक्स की वैल्यू है फाई2। अब इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे नेट जो फ्लक्स बचेगा वो कितना बचेगा, वो बचेगा हमारा फाई माइनस फाई2। अब चूंकि ट्रांसफार्मर जो है हमने पढ़ा था ट्रांसफार्मर एक कांस्टेंट फ्लक्स मशीन है, तो इस फ्लक्स को कांस्टेंट करने के लिए क्या होगा यहाँ से कि ये सप्लाई से एक्स्ट्रा करंट एक ड्रॉ करेगा। क्यों? सिंस फाई2 अपोजेस द फ्लक्स फाई, देयरफॉर द रिजल्टेंट फ्लक्स टेंड्स टू डिक्रीज and cause the reduction of the self induced EMF this E1, it will reduce। लेकिन ये पूरे टाइम के लिए नहीं होगा, this will happen for just a moment, momentarily ये होगा। So in that condition the V1 predominate over E1 causing additional primary current from the supply, that is I1 dash। So now this extra current I1 dash will be draws from the supply। ये सप्लाई से एक्स्ट्रा करंट यहां से लेना शुरू कर देगा जिसकी वैल्यू है हमारी I1 डैश। क्लियर? नाउ अब इस एक्स्ट्रा करंट के कारण क्या होगा, जब ये एक्स्ट्रा करंट यहां से फ्लो होगा, इस वाइंडिंग में फ्लो होगा, तो यहाँ पे अगेन एक फ्लक्स यहाँ पे डेवलप होगा और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो इस फ्लक्स फाई2 की, जो कि सेकेंडरी कॉइल में जो करंट फ्लो हुआ उसके कारण जो जनरेट हुआ उसके जस्ट अपोजिट होगी अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ। सो इक्वल एंड अपोजिट होगी, इसके हमने नाम दे दिया फाई1 है। सो नाउ इन दिस कंडीशन फाई1 इज इक्वल टू फाई2। In this condition phi1 is equal to phi2, so but the direction of phi1 and phi2 are opposite, so ये दोनों फ्लक्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ट्रांसफार्मर कोर में कांस्टेंट फ्लक्स फाई सेटअप हो जाएगा। द टोटल करंट इन दिस कंडीशन I1 is equal to I1 will be the primary current, that will be the vector sum of I0 and I1 dash। अगर हम एम्पियर टर्न बैलेंस कंडीशन में देखें तो क्या होगा इस कंडीशन में, यहाँ पे N1 I1 डैश इज इक्वल टू N2 I2, और इस एक्सेसिव करंट I1 डैश की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं, I1 डैश विल बी इक्वल टू N2 अपॉन N1 इंटू I2। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इतना एक्सेसिव करंट N2 अपॉन N1 इंटू I2, इतना एक्सेसिव करंट ये सप्लाई से ड्रॉ करेगा फ्लक्स को कांस्टेंट करने के लिए। तो जब ये फ्लक्स रीस्टोर हो जाएगा इसकी ओरिजिनल वैल्यू 5 पे, तो उस कंडीशन में जो टोटल यहां से करंट फ्लो होगा दैट विल बी इक्वल टू I0 प्लस I1 डैश, दैट इज द प्राइमरी करंट। दिस I1 इज द प्राइमरी करंट। अब हम बात कर लेते हैं कि अलग अलग टाइप के अगर लोड होंगे तो उस कंडीशन में कैसा बिहेवियर आएगा। मान लीजिए रेजिस्टिव लोड है या कैपेसिटिव लोड है या इंडक्टिव लोड है, तो उस कंडीशन में लोड के नेचर के हिसाब से किस तरीके का इफेक्ट इस पे पड़ेगा, आइए उसको देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कंसिडरिंग दैट आवर ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड विद द रेजिस्टिव लोड। रेजिस्टिव लोड हम कंसीडर कर रहे हैं कि जो लोड यहाँ पे कनेक्टेड है वो किस टाइप का है, तो हम मान के चल रहे हैं कि प्योर रेजिस्टिव लोड है यहाँ पे कनेक्टेड। ठीक है, ये प्योर रेजिस्टिव लोड हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। नाउ अब इस कंडीशन में होगा क्या, इस कंडीशन इनिशियली क्या होगा कि जैसे ही हम यहाँ ट्रांसफार्मर की सप्लाई ऑन करेंगे क्या होगा, यहाँ से प्राइमरी में एक करंट इनिशियली जो नो लोड वाली कंडीशन थी वो तो होगी I0, और I0 के कारण क्या होगा, यहाँ से फ्लक्स सेटअप हो जाएगा फाई0, और फाई0 फ्लक्स जब सेटअप हो जाएगा तो यहाँ पे एक EMF इंड्यूस करेगा E2, और जब E2 इंड्यूस होगा यहाँ पे तो यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू होगा, क्योंकि अब तो लोड लग गया यहाँ पे I2, और जब ये लोड यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे ही यहाँ से करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, एक फ्लक्स डेवलप होगा यहाँ पे। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस फाई0 के जस्ट अपोजिट होगी, और ये फ्लक्स हो गया हमारा फाई2। ठीक है, तो जब ये फ्लक्स फाई2 यहाँ पे सेटअप हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर रिजल्टेंट फ्लक्स रिड्यूस हो जाएगा, और वो कितना होगा, फाई माइनस फाई2। तो क्या होगा उस कंडीशन में, यहाँ से एक्सेसिव करंट ड्रॉ करेगा, एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ करेगा, I1 डैश हमने मान लिया। तो इस I1 डैश के कारण अगेन यहाँ पे क्या होगा, एक फ्लक्स सेटअप होगा, और इसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगी फाई2 के अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो मैग्नीट्यूड फाई1 और फाई2 का इक्वल है। In magnitude phi1 and phi2 are equal, but in direction they are opposite, so
द रिजल्टेंट फ्लक्स इन द कोर विल बी फाई नॉट। इसका फेजर डायग्राम देखिए किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले हम इनिशियल कंडीशन कंसीडर कर लेते हैं नो लोड वाली कंडीशन। तो नो लोड वाली कंडीशन का हम फटाफट जो है फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी नो लोड वाली कंडीशन का फेजर डायग्राम हो गया। ये फ्लक्स एक्सिस हो गई हमारी फाई एम, और ये वोल्टेज एक्सिस वोल्टेज हो गया हमारा प्राइमरी साइड का V1, और ये E1 प्राइमरी इंड्यूस्ड EMF, और E2 इज इक्वल टू V2। ये हमने कंसीडर कर लिया। और नो लोड करंट हमने कंसीडर कर लिया। ये नो लोड करंट हमारा I0 ये आ गया ना, ये एंगल हमारा हो गया फाई नॉट। ये कंडीशन हो गई हमारी नो लोड वाली कंडीशन, ये ओरिजिन पॉइंट। अब हम कंसीडर कर रहे हैं कि जैसे ही हमने यहाँ पे करंट फ्लो कराया लोड कनेक्ट करके I2, यहाँ लोड कनेक्ट किया हमने तो करंट हमारा यहाँ फ्लो हुआ I2। अब चूंकि ये रजिस्टिव लोड है तो रेजिस्टेंस में क्या होता है, करंट वोल्टेज के फेज में होगा। तो यहाँ पे टर्मिनल पे कितना वोल्टेज मिल रहा है हमको V2, और इंड्यूस्ड EMF है यहाँ पे E2। तो ये जो करंट होगा चूंकि रजिस्टिव लोड है तो इसलिए ये इसके फेज में होगा। तो E2 वाला वेक्टर ये, तो करंट I2 इसके फेज में होगा, तो करंट का वेक्टर ये बन जाएगा हमारा I2 का। I2 के जस्ट इक्वल एंड अपोजिट करंट बनेगा हमारा I1 डैश। चूंकि ये I1 डैश क्रिएट हुआ है किसके कारण, इस I2 के करंट, तो इसके जस्ट अपोजिट ये हो गया हमारा I1 डैश। और I1 डैश और I0 का जो वेक्टर सम होगा वो होगा हमारा प्राइमरी से फ्लो होने वाला करंट। तो हम इसका वेक्टर सम कर दें, तो वेक्टर सम निकालें। तो इस वेक्टर के पैरेलल हम लाइन डालेंगे इस पॉइंट से, और इस वेक्टर से लाइन डालेंगे हम इस पॉइंट से इस वेक्टर के I1 डैश के पैरेलल। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया ये हो जाएगा हमारा I1। सो दिस इज द प्राइमरी करंट I1 एंड वोल्टेज से जो एंगल होगा दिस इज फाई। ओके, तो इस तरीके से रजिस्टिव लोड की कंडीशन में इस तरीके का फेजर डायग्राम आएगा हमारा। अगर मान लीजिए यही कंडीशन, सेम कंडीशन हम कंसीडर करें कि अगर लोड की कंडीशन हमारी इंडक्टिव है, कोई इंडक्टिव लोड यहाँ पे जुड़ा हुआ है, मान लिया हमने कि ये L टाइप का लोड, इंडक्टिव लोड यहाँ पे कनेक्टेड है, तो नो लोड वाली कंडीशन तो हमारा फेजर डायग्राम सेम रहेगा। उसको हम एज इट इज ड्रॉ कर लेते हैं। ये फ्लक्स एक्सिस फाई एम, ये Vm रहेगा V1, और दिस इज E1, E2 इज इक्वल टू V2, एंड दिस इज I0। नाउ व्हाट विल हैपन, अब देखो यहां पे I0 एंगल फाई नॉट, यहां पे लोड कनेक्टेड है इंडक्टिव टाइप का। तो इंडक्टिव लोड में जो करंट होगा I2 वो वोल्टेज से लैग करेगा। तो लैग करेगा किस वोल्टेज से करेगा, E2 से या V2 से। ये टर्मिनल वोल्टेज हो गया यहाँ पे हमारा V2, तो इससे लैग करेगा। तो हम यहाँ पे V2 वेक्टर हमारा ये है, इससे लैगिंग हम करंट, तो यहाँ से हमने ये किसी एंगल फाई 2 पे ये करंट हमने ड्रॉ कर दिया। ये एंगल हो गया हमारा फाई 2, और ये करंट हुआ I2 सेकेंडरी करंट। प्राइमरी में जो करंट फ्लो हो रहा था वो I0 प्लस I1 डैश, और ये I1 डैश किसी कारण क्रिएट हुए यहाँ पे इस I2 करंट, तो इसके जस्ट इक्वल एंड अपोजिट, मैग्नीट्यूड में इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ये I1 करंट आ गया यहाँ पे, और इसका एंगल फाई 1 एंड फाई 2 इक्वल एंड अपोजिट। नाउ रिजल्टेंट करंट क्या निकलेगा, I0 और I1 डैश का वेक्टर सम। तो I1 डैश हमारे पास में ये वेक्टर है और I0 ये वेक्टर है, इन दोनों का वेक्टर सम निकालें हम, इन दोनों का वेक्टर सम निकाल देते हैं। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, ये हमारा रिजल्टेंट करंट आ गया I1। दिस इज रिजल्टेंट करंट I1 प्राइमरी का जो करंट होगा, और ये जो एंगल आएगा दिस इज फाई। क्लियर। तो ये कंडीशन रही हमारी, जबकि लोड का टाइप कैसा रहेगा, इंडक्टिव लोड रहेगा। तीसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं हम। तो उस कंडीशन में भी होगा क्या, केवल बिहेवियर थोड़ा सा चेंज होगा, नथिंग एल्स। पहली कंडीशन तो हम वही नो लोड वाली कंडीशन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम
लोड लगा देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे जो लोड कनेक्ट किया हमने वो नेचर उसका था कैपेसिटिव, तो कैपेसिटिव लोड हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। नो लोड की कंडीशन हम बना लेते हैं फटाफट। ये हमारा प्राइमरी वोल्टेज V1 E1 और ये हो गया हमारा E2 इज इक्वल टू V2 एंड दिस इज द फ्लक्स एक्सिस phi and this is no load current I0. Now what will happen in this condition? या करंट वगैरह ड्रॉ कर लेते हैं। ये करंट फ्लो होगा यहाँ से I2 और यहाँ से इनिशियली फ्लो हो रहा था हमारा करंट I0 और इस I2 के कारण जो फ्लो हुआ करंट दैट इज I1 डैश। रिजल्टेंट आया I0 और I1 डैश का वेक्टर सम। अब इस I1 डैश और I2 का देखें, हम इसे यहाँ प्लॉट करते हैं सबसे पहले। तो चूंकि कैपेसिटिव लोड है यहाँ पे, तो कैपेसिटेंस में क्या होता है, करंट लीड करता है किससे, वोल्टेज से। तो ये जो करंट होगा ये लीड करेगा वोल्टेज से, तो हम ये वोल्टेज से इसको लीड करा दिया हमने। तो दिस इज आवर I2 एंड द एंगल इज phi2। I1 डैश इसके जस्ट अपोजिट होगा और मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा। इसके जस्ट इक्वल एंड अपोजिट हमने ये I1 डैश ड्रॉ कर दिया, एंगल phi1। ठीक, अब इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा I1 डैश और I0 का, वो क्या होगा, वो होगा हमारा प्राइमरी करंट। इसका वेक्टर सम निकालें तो इस I0 वेक्टर के पैरेलल यहाँ से लाइन हम डालेंगे और I1 डैश के पैरेलल लाइन हम इस पॉइंट से डालेंगे। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया हमारा, रिमेनिंग रिमूव कर देते हैं। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम यहाँ से मिला देंगे, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी करंट I1 और इसका एंगल। तो इस तरीके से हम डिफरेंट लोड कंडीशन में फेजर डायग्राम ट्रांसफार्मर के ड्रॉ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं। अगली कंडीशन है हमारी कि ट्रांसफार्मर विथ वाइंडिंग रेजिस्टेंस। अब देखिए, चूंकि ट्रांसफार्मर है और उसमें दो वाइंडिंग्स लगी हुई हैं, वाइंडिंग प्योर इंडक्टर तो नहीं है, कुछ ना कुछ इंडक्टेंस होगा और कुछ ना कुछ उसका रेजिस्टेंस भी होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसीडर कर रहे हैं कि वाइंडिंग का रेजिस्टेंस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। तो आइए उसे देखते हैं। ट्रांसफार्मर विथ वाइंडिंग रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि हम कंसीडर कर रहे हैं कि उसकी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस को हम कंसीडर करके चल रहे हैं। अब ये रेजिस्टेंस आया कहाँ से, सबसे पहले इस चीज को समझें। तो देखिए, हमने मान लिया कि ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है और ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये दो लाइंस जो है ये ट्रांसफार्मर कोर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्चुअली दिस इज द सिंबल ऑफ ट्रांसफार्मर। अब चूंकि ये वाइंडिंग एक कंडक्टर की बनी हुई है, एक वायर की बनी हुई है, एक कॉइल है, तो उस वाइंडिंग का कुछ ना कुछ डेफिनेटली रेजिस्टेंस होगा ही। अगर हम प्रैक्टिकली कंसीडर करके चलें तो उस वाइंडिंग का कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा। आइडियल कंडीशन और मान के चलते हैं कि प्योर इंडक्टेंस है तो इसमें केवल इंडक्टिव इफेक्ट होगा, केवल रिएक्टेंस ही होगा। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल बात करते हैं तो यहाँ पे इस वाइंडिंग का कोई ना कोई रेजिस्टेंस डेफिनेटली होगा, प्राइमरी का भी और सेकेंडरी का भी। तो हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि इस प्राइमरी वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो ये रेजिस्टेंस है R1। इस वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को हमने कंसीडर किया कि ये रेजिस्टेंस प्राइमरी का है R1 और इस सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हमने कंसीडर किया कि सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है R2। तो इस तरीके से हमने एक्सटर्नली इन रेजिस्टेंसेस को ड्रॉ कर लिया, एज्यूम कर लिया कि ये प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है एंड दिस इज आवर प्राइमरी वाइंडिंग एंड दिस इज आवर सेकेंडरी वाइंडिंग। नाउ अब हम क्या करते हैं, हम ट्रांसफार्मर के केस में जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम किसी भी एक साइड को रेफरेंस लेकर के करते हैं, या इधर वी कैलकुलेट फ्रॉम प्राइमरी साइड और फ्रॉम दी सेकेंडरी साइड। या तो हम प्राइमरी साइड में कंसीडरेशन लेके चलेंगे या सेकेंडरी साइड को कंसीडर करके चलेंगे। तो जब हम प्राइमरी साइड को कंसीडर करके चलेंगे तो हम सेकेंडरी के सारे पैरामीटर्स को हम प्राइमरी साइड में ट्रांसफर कर लेंगे इक्विवेलेंट। तो ठीक इसी तरीके से उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को भी हम, जो सेकेंडरी का रेजिस्टेंस है उसको हम प्राइमरी साइड में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लेंगे एंड वो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा, हमने मान लिया कि सेकेंडरी का रेजिस्टेंस जो है वो है R2 डैश एंड द वैल्यू ऑफ दिस R2 डैश विल बी R2 अपॉन K स्क्वायर। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ सेकेंडरी रेजिस्टेंस विद रेफरेंस टू प्राइमरी। अब यहाँ पे हम इन दोनों रेजिस्टेंसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन दोनों रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे हम सिंपल सा देख सकते हैं कि ये टोटल रेजिस्टेंस अगर हम ट्रांसफार्मर का यहाँ से देखें, अगर प्राइमरी साइड से हम रेजिस्टेंस देखें तो टोटल रेजिस्टेंस जो है प्राइमरी का R1 है और सेकेंडरी वाइंडिंग का रेफर्ड रेजिस्टेंस जो है वो है R2 डैश। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो सबसे पहले इसकी डेरिवेशन को कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे मैं पूरा प्रोसेस आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप लिखिए लेट R1 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग
R2 is equal to resistance of secondary winding. K is transformation ratio. Suppose the current in primary side is I1 and current in secondary side is I2. So we will write here I1 is equal to current flowing in primary winding. I2 is equal to current flowing in secondary winding. Now R2 dash is equal to resistance of secondary referred to primary. Resistance of secondary winding referred to primary winding. Clear? So now the total resistance referred to primary, we will write R, and here we will write R2 dash is equal to R2 upon K square. So the total resistance referred to primary side RAP will be equal to R1 plus R2 dash, or we can write it as R1 plus R2 upon K square, where K is the transformation ratio of the transformer. Similarly, we can consider the secondary side. In that condition, this resistance R1 will transfer into secondary side. तो अगर हम उस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस कंडीशन में क्या होगा, हम इस R1 को इधर ट्रांसफर करेंगे। तो उस कंडीशन में जो सेकेंडरी साइड में सर्किट बनेगा हमारा, वो कैसे बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा। ये प्राइमरी का वाइंडिंग हो गया, ट्रांसफार्मर कोर, सेकेंडरी वाइंडिंग, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी R2। नाउ वी विल ट्रांसफर दिस रेजिस्टेंस R1 इन सेकेंडरी साइड। तो R1 रेजिस्टेंस जो सेकेंडरी साइड में होगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, वो होगा हमारा R1 dash, and the value of R1 dash is equal to R1 into K square. R1 into K square. This will be the value of resistance of primary referred to secondary. तो इस कंडीशन में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इस कंडीशन में जो टोटल रेजिस्टेंस हमारा निकलेगा वो निकलेगा RES. ES का मतलब हुआ रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर्ड टू सेकेंडरी, एंड दिस विल बी इक्वल टू R2 प्लस R1 डैश, और RES इज इक्वल टू R2 प्लस R1 इंटू के स्क्वायर। सो हम दोनों तरीके से रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ट्रांसफार्मर का। सो हियर दिस इज REP इज द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड, एंड हियर दिस RES इज टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू सेकेंडरी साइड। जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो या तो प्राइमरी के रेफरेंस में करते हैं या सेकेंडरी के रेफरेंस में करते हैं। अगर हम प्राइमरी के रेफरेंस में कैलकुलेशन कर रहे हैं तब हम इस मेथड को यूज करेंगे, और यदि हम सेकेंडरी के रेफरेंस में कैलकुलेशन कर रहे हैं तब हम इस मेथड को यूज करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। के की वैल्यू को हम ठीक उसी तरीके से निकालेंगे जैसे कि अभी तक हम निकालते आए हैं। के हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है और इसकी वैल्यू होती है के इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2। ये हमारी के की वैल्यू होती है। तो के की वैल्यू हम किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। स्टूडेंट, वीडियो के इस पार्ट में हम कंसीडर करेंगे ट्रांसफार्मर विथ इक्विवेलेंट रिएक्टेंस। अब इक्विवेलेंट रिएक्टेंस हम उस तरीके से कैलकुलेट करते हैं जैसे कि हमने पिछले पार्ट में कैलकुलेट किया था रेजिस्टेंस ट्रांसफार्मर का। सेम प्रोसीजर है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब रिएक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम बेसिकली समझते हैं क्या रिएक्टेंस। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि ट्रांसफार्मर की हमको यहाँ पे वाइंडिंग देख रहे हैं हम कि ये प्राइमरी वाइंडिंग हमने मान लिया, एंड दिस इज दी सेकेंडरी वाइंडिंग। अब ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो इन वाइंडिंग का कुछ ना कुछ रिएक्टेंस होगा। हमने यहाँ कंसीडर करके चल रहे हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस हमने कंसीडर कर लिया कि X1 इसका रिएक्टेंस है, और इसको हमने एक्सटर्नली हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। नाउ सिमिलरली इन सिमिलर मैनर वी आर कंसीडरिंग that the reactance of the secondary winding is X2 and we have drawn it here and represent it here internally। तो इस तरीके से हमने प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग के रिएक्टेंस को हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, और यहाँ पे हमने मान लिया कि let X1 is the primary winding reactance, X2 is the secondary winding reactance and K is the transformation ratio of the transformer। ये हम यहाँ पे कंसीडर करके चल रहे हैं। Then the secondary reactance refer to primary अगर हम कंसीडर करके चलें कि जब हमको कैलकुलेट करना है कि इसका टोटल इक्विवेलेंट रिएक्टेंस कितना होगा, तो उस कंडीशन में हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला तरीका तो हमारा ये है कि जो प्राइमरी का रिएक्टेंस है इसको हम सेकेंडरी साइड में शिफ्ट कर दें, या फिर हम इस सेकेंडरी के रिएक्टेंस को प्राइमरी साइड में शिफ्ट कर दें और फिर कैलकुलेट कर लें। तो सबसे पहला हम तरीका सॉल्व जो कर रहे हैं
वो हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि हम इस सेकेंडरी वाले रिएक्टेंस को प्राइमरी साइड में हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जब हम इस सेकेंडरी वाले रिएक्टेंस को प्राइमरी साइड में ट्रांसफर करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंडरी रिएक्टेंस रेफर टू प्राइमरी वो हो जाएगा हमारा x2 डैश इज इक्वल टू x2 by k square. So this is our secondary reactance referred to primary, that is represented by x2 dash is equal to x2 by k square. तो हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि ये जो सेकेंडरी का रिएक्टेंस था इस रिएक्टेंस को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और इसकी वैल्यू हो गई x2 अपॉन के स्क्वायर जब हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे प्राइमरी साइड। नाउ अब ये हमारे लिए बहुत इजी हो गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास में दोनों के दोनों रिएक्टेंस को हमने एक साइड में ट्रांसफर कर लिया है, तो टोटल रिएक्टेंस हो जाएगा हमारा x1 प्लस x2 डैश। अब इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एंड दैट विल बी दी इक्विवेलेंट रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर रेफर टू प्राइमरी, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे x EP से। E मीन्स इक्विवेलेंट, P मीन्स प्राइमरी। सो this is the equivalent reactance of transformer referred to primary, and this will be equal to x1 plus x2 dash. So here it is written xep is equal to x1 plus x2 dash or equal to x1 plus x2 upon k square. So this is the total reactance of the transformer referred to primary side. अब इसी चीज को देखते हैं, अगर हमने सेकेंडरी साइड को रेफरेंस लेकर के किया होता तो हम कैसे करते हैं। सो अगेन हम देखते हैं कि हमने प्राइमरी साइड में रिएक्टेंस को कंसीडर किया था x1 और सेकेंडरी साइड में रिएक्टेंस को कंसीडर किया था हमने x2। x1 हमारा प्राइमरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस था और x2 हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस था। वही कंसीडरेशन हम यहां पर लेकर के चल रहे हैं। अभी हमने क्या किया था कि सेकेंडरी के रिएक्टेंस को हमने प्राइमरी साइड में हमने शिफ्ट किया। अब यहां पे हम क्या करेंगे कि यहां पे हम इस प्राइमरी के रिएक्टेंस को इस सेकेंडरी वाइंडिंग के साइड में हम शिफ्ट करेंगे और तब कैलकुलेशन करेंगे, देखेंगे किस तरीके की कैलकुलेशन में क्या चेंज है। तो नाउ जब हम इस रिएक्टेंस को सेकेंडरी साइड में ट्रांसफर करेंगे तो जो इसका इक्विवेलेंट रिएक्टेंस आएगा प्राइमरी का रेफर टू सेकेंडरी, दैट विल बी x1 डैश इज इक्वल टू x1 इंटू के स्क्वायर। नाउ अब यहां पे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि टोटल इक्विवेलेंट रिएक्टेंस यहां पे कितना हो जाएगा। यहां पे टोटल इक्विवेलेंट रिएक्टेंस हमारा हो जाएगा x2 प्लस x1 डैश। तो सेकेंडरी साइड में अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा हमारा XES, E मीन्स इक्विवेलेंट, S मीन्स सेकेंडरी, माने रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर रेफर टू सेकेंडरी साइड, दैट विल बी इक्वल टू XES इज इक्वल टू x2 प्लस x1 डैश और इट मे बी रिटन एज x2 प्लस के स्क्वायर इंटू x1। तो इस तरीके से हम दोनों में से किसी भी एक मेथड को हम यूज कर सकते हैं, या तो हम प्राइमरी के रेफरेंस में कैलकुलेशन करें या हम सेकेंडरी के रेफरेंस में कैलकुलेशन करें। दोनों ही मेथड हमने समझ लिए हैं और आई होप आप इस मेथड को इजीली किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं। So student, now in this part we are considering the losses in transformer. How much losses are there in transformer and what types of losses there in transformer we are considering here. So basically in transformer there are two types of losses. The one is the copper losses and the other one is the iron losses, or known as core losses also. Now the first is the copper losses. What is the copper losses? Since यहाँ पे देखिए प्राइमरी साइड में और सेकेंडरी साइड में दोनों ही साइड में करंट फ्लो होगा, तो जब सेकेंडरी साइड में अगर हम लोड ना लगाएं तो प्राइमरी साइड में जो करंट होता है वो मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो होता है और उसके कारण जो कॉपर लॉसेस होते हैं प्राइमरी वाइंडिंग में वो बहुत ही मिनिमम कॉपर लॉसेस होते हैं, उनको हम नेग्लेक्ट करते हैं। बट व्हेन वी कनेक्ट द लोड ऑन सेकेंडरी साइड तब क्या होगा, तब सेकेंडरी साइड में एक करंट फ्लो होगा और उस कंडीशन में उस करंट के कारण वाइंडिंग में कुछ ना कुछ वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस कुल मिलाकर के वाइंडिंग के इंपीडेंस के कारण वाइंडिंग में कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो जब हम लोड कनेक्ट करेंगे तो उस कंडीशन में वाइंडिंग के रेजिस्टेंस के कारण वाइंडिंग में कुछ ना कुछ पावर ड्रॉप होगा एंड दैट पावर ड्रॉप विल बी इक्वल टू I square into R. So that's why the copper losses are also known as I square R losses. The other losses are the core losses or iron losses. ये losses जो ट्रांसफार्मर का आयरन कोर है उसमें होते हैं और इसके दो कंपोनेंट होते हैं एंड दीज कंपोनेंट्स आर द हिस्टेरेसिस लॉसेस एंड द एडी करंट लॉसेस। तो हिस्टेरेसिस लॉसेस एंड एडी करंट लॉसेस ये दोनों कंपोनेंट मिलाकर के बनते हैं आयरन लॉस और कोर लॉस। तो आइए अब इन लॉसेस के बारे में और जानते हैं हम कि हिस्टेरेसिस लॉसेस क्या होते हैं एंड एडी करंट लॉसेस क्या होते हैं। कम टू द फर्स्ट
hysteresis loss in the transformer. What are the hysteresis losses? So the reason in the reversal of magnetization in the transformer core, and this loss depends on the volume and grade of the iron, the frequency of supply, or the frequency of magnetic reversal, and the value of the flux density. And this loss can be calculated by using this formula, WH is equal to neta Bmax 1.6 FV. इतने वाट जो है वो हमारा hysteresis loss होगा, where the neta is Steinmetz hysteresis constant and V is the volume of the iron core in meter cube. तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम hysteresis losses को डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं. Now the second losses are the eddy current losses in the transformer. So why these losses are there in the transformer? Actually, when we supply the AC current to the primary winding, so after supplying this AC current to the primary winding, ये करंट के कारण क्या होगा, एक मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा, और जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग में लिंकअप होता है तो वहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस करता है सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर. लेकिन इस फ्लक्स का जो कि प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देने के कारण प्रोड्यूस हो रहा है और सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ में लिंकअप होकर के सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है, ये फ्लक्स का कुछ पार्ट ट्रांसफार्मर के स्टील कोर, आयरन बॉडी, अदर पार्ट्स में जो है वो वहां पे भी लिंकअप हो जाता है, और इस फ्लक्स के कारण वहां पे भी ईएमएफ का कुछ पार्ट इंड्यूस होता है, और जिसके कारण एक स्मॉल सर्कुलेटिंग करंट इन पार्ट्स में फ्लो होता है, और इस करंट को ही हम कहते हैं एडी करंट, और इस करंट के कारण हीटिंग इफेक्ट्स जनरेट होते हैं, या हम ये कहें कि ये जो करंट फ्लो यहाँ पे हो रहा है, ये सम हीट एनर्जी विल बी डिसिपेटेड इन दिस पार्ट. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे व्हाट इज द एडी करंट लॉसेस, तो एडी करंट वो लॉसेस हैं जब हम प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं तो उसके कारण जो फ्लक्स जनरेट होता है, जब वो फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ में लिंकअप होता है तो कोर के पाथ को फ्लो के थ्रू जो है वो फ्लो होता है. अब चूंकि कोर मटेरियल का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो इसके कारण क्या होता है, वहां पे भी कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और उस ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के कारण वहां पे करंट सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है, और इस करंट के कारण एनर्जी का लॉस होता है हीट के फॉर्म में, एंड दिस करंट इज नोन एज eddy current, and losses in the form of heat due to this current is known as eddy current losses. I hope you understood it well. Now come to the next. सो स्टूडेंट, वीडियो के सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे टेस्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर. ट्रांसफार्मर में जनरली हम दो तरीके के टेस्ट करते हैं मेनली. पहला टेस्ट है ओपन सर्किट टेस्ट और दूसरा टेस्ट है शॉर्ट सर्किट टेस्ट. ओपन सर्किट टेस्ट हम करते हैं ट्रांसफार्मर के कोर लॉस या आयरन लॉसेस कैलकुलेट करने के लिए, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम करते हैं वाइंडिंग लॉसेस या कॉपर लॉसेस फाइंड आउट करने के लिए. ओपन सर्किट टेस्ट को हम नो लोड टेस्ट भी कहते हैं और शॉर्ट सर्किट टेस्ट को फुल लोड टेस्ट भी कहते हैं. तो आइए देखते हैं इन टेस्टों को किस तरीके से हम परफॉर्म करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ओपन सर्किट टेस्ट को हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं. तो ओपन सर्किट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम ट्रांसफार्मर की लो वोल्टेज वाइंडिंग साइड में एक वोल्टमीटर, एक एमीटर और एक वॉटमीटर कनेक्ट करते हैं, और ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज साइड को हम ओपन रखते हैं. क्योंकि ट्रांसफार्मर की साइड को हमने ओपन रखा हुआ है, किसी भी तरीके का कोई लोड कनेक्ट नहीं किया है, इसीलिए हम इस टेस्ट को नो लोड टेस्ट भी कहते हैं. इस कंडीशन में सेकेंडरी साइड में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग या लो हाई वोल्टेज वाइंडिंग वो ओपन है, और जो लो वोल्टेज वाइंडिंग में करंट फ्लो होगा वो केवल एक्साइटिंग करंट फ्लो होगा, या जिसको हम नो लोड करंट भी बोलते हैं, वही फ्लो होगा, और उसकी वैल्यू 2 to 5% होती है फुल लोड करंट से. ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हम लो वोल्टेज साइड में रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं, और इस रेटेड वोल्टेज को हम इस ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद से रेगुलेट कर सकते हैं. इस वोल्टेज V1 की वैल्यू रेटेड वैल्यू के बराबर हो जाएगी. उस कंडीशन में हम इस मीटर की रीडिंग और इस वॉटमीटर की रीडिंग को मेजर कर लेंगे. जब इस वोल्टमीटर की रीडिंग रेटेड वोल्टेज के बराबर होगी, उस कंडीशन में इस एमीटर से जो करंट फ्लो होगा वो करंट कहलाएगा हमारा नो लोड करंट या एक्साइटिंग करंट, और उस कंडीशन में जो वॉटमीटर की रीडिंग होगी वो रीडिंग होगी हमारी इक्विवेलेंट टू इस कोर के अंदर, इस ट्रांसफार्मर के कोर के अंदर होने वाले लॉसेस के इक्वल. तो आइए देखते हैं कि इन लॉसेस को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे. सो दिस इज आवर द सेम सर्किट इज हियर. This is the voltmeter, this is the ammeter, and this is the wattmeter, which is connected on the low voltage side of the transformer, and high voltage side of the transformer is open circuited. So we are considering here that the W is the wattmeter reading, which will be given by this wattmeter, and V1 is the voltmeter reading, that is the applied voltage or rated voltage.
that reading will be given by this voltmeter V1 and I naught is the ammeter reading और no load exciting current that will be given by this ammeter. तो उस कंडीशन में जबकि हम V1 की वैल्यू को रेटेड वोल्टेज के बराबर कर देंगे, V1 की वैल्यू को रेटेड वोल्टेज के बराबर कर देने का मतलब ये है कि हम इसकी लो वोल्टेज साइड पे रेटेड वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं. सो इन दैट कंडीशन द वाटमीटर रीडिंग W इज इक्वल टू V1 I नॉट cos phi नॉट. तो यहाँ से हम नो लोड पावर फैक्टर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. नो लोड पावर फैक्टर हमारा हो जाएगा cos phi नॉट इज इक्वल टू W अपॉन V1 I नॉट, जहाँ पे W है वाटमीटर की रीडिंग, V1 वोल्टमीटर की रीडिंग है और I नॉट जो है वो एमीटर की रीडिंग है. अब यदि हम इसको नो लोड कंडीशन में हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो हमने देखा था फेजर डायग्राम में कि ये हमारी फ्लक्स एक्सिस थी और ये वोल्टेज एक्सिस और ये हमारा नो लोड करंट था. तो इस कंडीशन में हमारे पास में करंट के दो कंपोनेंट मिले थे. इस नो लोड करंट आई नॉट के हमको दो कंपोनेंट मिले थे. पहला कंपोनेंट था फ्लक्स की डायरेक्शन में, फ्लक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, और दूसरा कंपोनेंट था वोल्टेज एक्सिस की डायरेक्शन में. फ्लक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट था उसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई म्यू या आई एम से. और जो वोल्टेज की डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा उसको हम बोलते हैं वर्किंग कंपोनेंट और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई डब्ल्यू से. अगर हम इस वेक्टर आई नॉट को रिजॉल्व करें तो यहाँ पे दो कंपोनेंट हमको ये मिल जाएंगे, आई एम और आई डब्ल्यू, और इनकी वैल्यू होगी, आई एम की वैल्यू होगी आई नॉट साइन फाई नॉट और आई डब्ल्यू की वैल्यू होगी आई नॉट कॉस फाई नॉट. तो इस तरीके से हम इन दोनों कंपोनेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हमारा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट हो जाएगा आई म्यू इज इक्वल टू आई नॉट साइन फाई नॉट एंड वर्किंग कंपोनेंट हो जाएगा आई डब्ल्यू इज इक्वल टू आई नॉट कॉस फाई नॉट. तो इस तरीके से हम इन दोनों कंपोनेंट्स को निकाल सकते हैं और इन दोनों करंट कंपोनेंट को निकलने के बाद में हम नो लोड एक्साइटिंग रिएक्टेंस और नो लोड एक्साइटिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो उस कंडीशन में हमारा नो लोड एक्साइटिंग रिएक्टेंस हो जाएगा V1 अपॉन आई म्यू एंड नो लोड एक्साइटिंग रेजिस्टेंस हो जाएगा V1 अपॉन आई डब्ल्यू. तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट सर्किट के पैरामीटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं. आई म्यू एंड आई डब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में हम इक्विवेलेंट एक्साइटिंग रिएक्टेंस और इक्विवेलेंट एक्साइटिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इक्विवेलेंट एक्साइटिंग रिएक्टेंस की वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स नॉट इज इक्वल टू V1 अपॉन आई म्यू और आई एम एंड इक्विवेलेंट एक्साइटिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी V1 अपॉन आई डब्ल्यू. तो इस तरीके से हम नो लोड कंडीशन में एक्साइटिंग रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट एक्साइटिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. The iron losses measured by this test are required for the calculating of the efficiency of the transformer. और इस तरीके से हम iron losses को कैलकुलेट कर सकते हैं. The next is the short circuit test and this is the circuit diagram for performing the short circuit test on the single phase transformer. So now you can see here in this transformer the same circuit diagram is here. The 1 voltmeter, the 1 ammeter and 1 wattmeter is connected here. But the डिफरेंस क्या है यहाँ पे ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में. ओपन सर्किट टेस्ट में हमने ये तीनों के तीनों कंपोनेंट हमने अप्लाई किए थे लो वोल्टेज साइड में और हाई वोल्टेज साइड को ओपन रखा था. लेकिन यहाँ शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हमने क्या किया कि हम ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं हाई वोल्टेज साइड में और लो वोल्टेज साइड को हमने शॉर्ट कर दिया है. यहाँ पे देखिए आप हाई वोल्टेज साइड लिखा हुआ है हमने, यहाँ पे हाई वोल्टेज साइड में हमने इन तीनों कंपोनेंट्स को कनेक्ट कर दिया है और लो वोल्टेज साइड को हमने शॉर्ट कर दिया है. अब ना शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम करते क्या है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम रेटेड करंट अप्लाई करते हैं. रेटेड करंट अप्लाई करते हैं, वहाँ पे हमने रेटेड वोल्टेज अप्लाई किया था, यहाँ पे रेटेड करंट अप्लाई करेंगे. रेटेड करंट की वैल्यू हम चेक करेंगे इस एमीटर की रीडिंग से. तो जैसे ही इस एमीटर की रीडिंग रेटेड हो जाएगी उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस वोल्टमीटर, इस वाटमीटर, इस एमीटर की रीडिंग को हम नोट कर लेंगे. तो रेटेड करंट अप्लाई करने के बाद में जो इस वोल्टमीटर की जो रीडिंग होगी दैट इज जनरली 5 to 10% ऑफ द नॉर्मल रेटेड वोल्टेज ऑफ द हाई वोल्टेज साइड. तो नाउ देखें इसे कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे हम. सो दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर द शॉर्ट सर्किट टेस्ट एंड दिस इज द सेम सर्किट डायग्राम हियर. सो नाउ WC is the wattmeter reading that will be given by this wattmeter. So WC is the wattmeter reading, V2SC is the voltmeter reading, this voltmeter reading is the V2SC, secondary side में लगा हुआ है इसलिए हमने 2 मान लिया, and I2SC is equal to this ammeter reading. So in that condition we will calculate the full load copper loss. So full load copper loss will be equivalent to the power consumed in the winding. So in that condition the power consumed in the winding will be equal to PC is equal to I full load upon I2SC square into WC, and WC is equal to, it will be equal to I2SC short circuit current square into RES. RES is the
total equivalent resistance of the transformer refer to secondary winding. So from this relation we can calculate the equivalent resistance refer to secondary side by using this formula. So RES will be equal to wattmeter reading divided by ammeter रीडिंग स्क्वायर माने WC अपॉन I2SC स्क्वायर. सो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू सेकेंडरी साइड वी कैन कैलकुलेट. नाउ फ्रॉम दिस फेजर डायग्राम वी कैन सी इजीली दैट दिस वोल्टेज V2SC will be equal to I2SC into ZES. So V2SC is equal to I2SC into ZES and we can calculate easily the equivalent impedance referred to secondary side. So in that condition since V is equal to होता है हमारा I into Z, तो यहाँ से Z इज इक्वल टू जाएगा V अपॉन I एंड दी ZES विल बी इक्वल टू V2SC अपॉन I2S. तो इस तरीके से हम जो है इक्विवेलेंट इंपीडेंस इसका कैलकुलेट कर सकते हैं. हमारे पास में रेजिस्टेंस आ गया और इंपीडेंस आ गया तो हम रिएक्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो रिएक्टेंस इक्विवेलेंट रिएक्टेंस रेफर टू सेकेंडरी साइड हो जाएगा अंडर रूट इंपीडेंस स्क्वायर माइनस रेजिस्टेंस स्क्वायर. तो इस तरीके से हम जो है इसका equivalent resistance refer to secondary side भी calculate कर सकते हैं. Now it should be remember that in the short circuit test the wattmeter records the total losses including core loss, but the value of core losses are very small as compared to the copper losses, so the core loss can be neglected in this test. So that's why we are considering here that the wattmeter is showing the copper losses only. I hope you understood it well. So student, in this section हम कंसीडर करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर. आइए ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट को समझते हैं. सबसे पहले तो ये देखते हैं हम कि ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है हमको. ट्रांसफार्मर को अगर हम कैलकुलेशन हमको करना हो तो हम क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर के जो भी वाइंडिंग्स हैं उनके रेजिस्टेंस को, उनके रिएक्टेंस को हम एक सर्किट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. और जब हम ट्रांसफार्मर के उन रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को सर्किट के फॉर्म में, जिस सर्किट के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, उस सर्किट को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर. तो इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले तो हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास में एक आइडियल ट्रांसफार्मर है. आइडियल ट्रांसफार्मर मतलब लॉस फ्री ट्रांसफार्मर, जिसके अंदर एनर्जी के लॉसेस नहीं होंगे, एफिशिएंसी उसकी 100% होगी. तो यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास में एक आइडियल ट्रांसफार्मर है और इस आइडियल ट्रांसफार्मर की ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है. इस प्राइमरी वाइंडिंग का हमने मान लिया कि इस प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R1 है और इसका रिएक्टेंस X1 है. तो इसका कुल मिलाकर के इम्पीडेंस हो जाएगा अंडर रूट X1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर और उस इम्पीडेंस को हमने रिप्रेजेंट किया Z1 से. सिमिलरली हियर सेकेंडरी साइड में भी हम देखेंगे तो ये R2 हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है और ये X2 हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस है और इन दोनों को कंबाइन करेंगे हम तो अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर के इक्वल इस वाइंडिंग का इम्पीडेंस हमको मिल जाएगा, जिसको कि हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है Z2 से. अब जब हम यहाँ पे प्राइमरी साइड में एक वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इस वोल्टेज के कारण क्या होगा कि यहाँ से एक करंट फ्लो होना शुरू होगा. इस करंट को हमने मान लिया I1. जब ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो यहाँ पे इसको दो पाथ मिल रहे हैं. एक पाथ तो हमारा I0 का जो कि एक्साइटेशन में काम आया था हमारा, तो ये हमारा एक्साइटेशन सर्किट है ट्रांसफार्मर का. इन रेजिस्टेंस और इस रिएक्टेंस की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है ओपन सर्किट टेस्ट से R0 और X0 जो कि कहलाते हैं हमारे एक्साइटिंग रेजिस्टेंस एंड एक्साइटिंग रिएक्टेंस. और दूसरा कंपोनेंट जो है वो इस प्राइमरी वाइंडिंग में जाएगा और इस वाइंडिंग के कारण यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जो कि कहलाएगा हमारा E1. और सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर जो ईएमएफ हमारा इंड्यूस होगा वो कहलाएगा हमारा E2 और यहाँ से फ्लो होने वाला करंट I2 सेकेंडरी सर्किट में. और टर्मिनल पे जो वोल्टेज मिलेगा, लोड टर्मिनल पे जो वोल्टेज मिलेगा हमको, उसको हमने मान लिया कि ये वोल्टेज हमारा I2 है. अब यहाँ पे देखिए इस नो लोड करंट I0 के हमको दो कंपोनेंट मिलते हैं. पहला कंपोनेंट तो मिलता है IW जिसको कि हम बोलते हैं वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट, और दूसरा मिलता है हमको मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट जिसको हम बोलते हैं IM और Imu. तो यहाँ पे जो नो लोड रेजिस्टेंस है R0, दिस रिप्रेजेंट्स द आयरन एंड कोर लॉसेस एंड द वर्किंग कंपोनेंट IW सप्लाइज दीज कोर लॉस. द नो लोड इंडक्टेंस X0 represents a loss free coil and the magnetizing component IM passes through the X0. Now to simplify this equivalent circuit, we can again redraw this circuit by transferring these all values like resistance, reactance, voltage, current either to the primary side or to the secondary side. So this is our exact equivalent circuit of the transformer. I hope you understood it well.
तो स्टूडेंट नाउ कम टू द नेक्स्ट इज द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। अब हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी के बारे में। तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी अगर हमको कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे, किसी भी मशीन की एफिशिएंसी जो होती है वो इनपुट में हमने जो पावर दी हुई है और आउटपुट में हमको कितनी पावर उससे मिली है उसका अगर हम रेशियो निकालें, आउटपुट और इनपुट का अगर हम रेशियो निकालें तो उसको हम एफिशिएंसी कहते हैं। किसी भी मशीन की एफिशिएंसी को हम उसके आउटपुट और इनपुट के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तब ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी की बात करते हैं हम। तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होगी, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी होगी आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट। इनपुट पावर मतलब आउटपुट पावर प्लस जो भी लॉसेस हुए वहां पे। तो ट्रांसफार्मर के केस में हम दो तरीके के लॉसेस की बात करते हैं। एक तो बात करते हैं हम कॉपर लॉसेस की और दूसरी बात करते हैं हम कोर लॉसेस की। तो टोटल जो लॉसेस हुए कॉपर लॉसेस प्लस कोर लॉसेस हुए। तो इनपुट में एनर्जी जो हम देंगे, आउटपुट में जो टोटल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, जो आउटपुट में टोटल हमको पावर मिलेगी प्लस जो भी लॉसेस होंगे उन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो वो हमारी इनपुट पावर होगी। तो मतलब आउटपुट पावर प्लस कॉपर लॉसेस प्लस कोर लॉसेस, इन तीनों कंपोनेंट को मिलाकर के जो पावर आएगी दैट विल बी द इनपुट पावर। ओके, तो हमारे एफिशिएंसी हुआ, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100। तो ये परसेंटेज में एफिशिएंसी हमारी यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगी। या हम इसको और आगे एक्सप्लेन करें तो ये होगा हमारा एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन आउटपुट पावर प्लस कॉपर लॉसेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं पीसी से और कोर लॉसेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं पीआई से। तो ये हो जाएगा हमारा आउटपुट पावर प्लस पीसी प्लस पीआई इनटू 100। अब आउटपुट हमारा पावर होता है, आउटपुट टर्मिनल पे जो वोल्टेज मिलता है दैट इज V2। द सेकेंडरी टर्मिनल में या लोड साइड में जो करंट होगा दैट इज द I2 एंड cos phi2 लोड पावर फैक्टर। तो आउटपुट जो पावर हमको मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू V2 इंटू I2 इंटू cos phi2। तो हमारा एफिशिएंसी का फार्मूला हो जाएगा एफिशिएंसी इज इक्वल टू परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू V2 इंटू I2 cos phi2 अपॉन V2 इंटू I2 cos phi2 प्लस I2 स्क्वायर इंटू RES। ये क्या चीज है, ये है हमारा कॉपर लॉसेस जो कि पावर के फॉर्म में होता है I2 स्क्वायर इंटू RES। RES इज द रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफर रेफर टू सेकेंडरी वाइंडिंग प्लस PI मींस द कोर लॉस जो कि कांस्टेंट होते हैं किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए इनटू 100। तो इस तरीके से ये हमारा जो है एफिशिएंसी का फार्मूला हो गया। अब बात करते हैं कि लोड का इफेक्ट क्या पड़ेगा। अगर डिफरेंट लोड कंडीशन होगी तो उस कंडीशन में लोड का क्या इफेक्ट पड़ेगा एफिशिएंसी के ऊपर। तो उसके लिए हम कंसीडर करते हैं, एक फैक्टर कंसीडर करते हैं या फ्रैक्शन हम कंसीडर करते हैं दैट इज द डिनोटेड हियर एज x। सो x इज द फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड। द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर एट दिस फ्रैक्शन इज गिवन बाय द रिलेशन द एफिशिएंसी परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू x इंटू V2 I2 cos phi2। माने आउटपुट में हम x का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे डिवाइडेड बाई x। लोड का कहां इफेक्ट पड़ेगा, आउटपुट जहां जहां करंट होगा वहां पे हमारा लोड फैक्टर का इफेक्ट पड़ेगा। तो आउटपुट पावर x इंटू V2 I2 cos phi2 डिवाइड बाई x इंटू V2 I2 cos phi2 प्लस x स्क्वायर इंटू कॉपर लॉसेस प्लस कोर लॉसेस। कोर लॉसेस के ऊपर लोड का किसी कोई तरीके का इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि कोर लॉसेस किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए कांस्टेंट होते हैं इनटू 100। तो इस तरीके से हम एफिशिएंसी डिफरेंट लोड के लिए कैलकुलेट कर सकें। अब जैसे न्यूमेरिकल में यदि आपको कहा गया कि ट्रांसफार्मर कोई भी वर्क कर रहा है, फुल लोड पे वर्क कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है तो उस कंडीशन में x की वैल्यू क्या होगी, उस कंडीशन में x की वैल्यू होगी लोड फैक्टर की वैल्यू होगी 1 क्योंकि वो फुल लोड पे है। अब यदि कहा जाए कि ट्रांसफार्मर हाफ लोड पे वर्क कर रहा है तो उस कंडीशन में x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2 और हम x इज इक्वल टू 1/2 इस फार्मूले में पुट करेंगे और हम एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकें। तो इस तरीके से हम किसी भी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक और चीज आती है कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी, तो आइए उस चीज पे चर्चा करते हैं। द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी इस बात को हम देखें तो एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर का फार्मूला हमारा होता है आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस। माने आउटपुट पावर हो गई हमारी V2 इंटू I2 cos phi2 डिवाइडेड बाई V2 इंटू I2 cos phi2 प्लस I2 स्क्वायर, दिस इज I2 स्क्वायर इंटू RES प्लस PI इंटू 100। सो द टर्मिनल वोल्टेज V2 इज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट और आउटपुट का जो वोल्टेज है वो ट्रांसफार्मर के लिए जनरली कांस्टेंट होगा आपका। सो दस फॉर ए गिवन पावर फैक्टर एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द लोड करंट I2 ओनली। लोड के ऊपर डिपेंड करेगी, जितना आपने लोड लगाएंगे उतना लोड करंट होगा, उसके अकॉर्डिंग लोड करंट फ्लो होगा। I2 की वैल्यू जो है लोड के साथ में चेंज होगी क्योंकि V2 तो अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट ही रहेगा।
तो किसी भी लोड के लिए पावर फैक्टर किसके ऊपर डिपेंड करेगा? लोड का। वो लोड के ऊपर डिपेंड करेगा किस तरीके का लोड हमने वहां पे कनेक्ट किया हुआ है। सो द एफिशिएंसी किसी भी गिवन पावर फैक्टर के लिए डिपेंड करेगी लोड करंट के ऊपर इन दिस फार्मूला, जो हमने एफिशिएंसी का फार्मूला लिखा है V2I2 cos phi2 अपॉन V2I2 cos phi2 प्लस I2 स्क्वायर इंटू RES प्लस PI इंटू 100। ओके, सो तो अगर हम इस फार्मूले में देखें तो जो हमारा न्यूमरेटर है वो कांस्टेंट है और एफिशिएंसी हमारी वो मैक्सिमम होगी अगर डिनोमिनेटर हमारा मिनिमम हो जाए। तो एफिशिएंसी कब मैक्सिमम होगी? जबकि ये हमारा पूरा का पूरा डिनोमिनेटर जो है ये मिनिमम हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन हम निकालना चाहें तो हम इस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू I2, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है सेकेंडरी का करंट जो कि डिपेंड करेगा लोड के ऊपर, और उसको हम इक्वेट करें 0 के। तो हम यहाँ पे कंडीशन निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे कि हम इस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू I2, जो भी हमारा लोड करंट है। तो इसका डिफरेंशिएशन करें हम डिनोमिनेटर का, तो d अपॉन di2 V2 cos phi2 प्लस PI अपॉन I2 प्लस I2 इंटू RES इज इक्वल टू 0। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डिफरेंशिएशन के बाद में हमको ये रिलेशन मिलेगा I2 स्क्वायर इंटू RES, और I2 स्क्वायर RES का मतलब होता है कॉपर लॉसेस एंड PI इज अवर आयरन लॉसेस। तो कंडीशन हमारी निकली कि अगर कॉपर लॉसेस आयरन लॉसेस के इक्वल हो जाए तो उस कंडीशन में हमारी एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम मिलेगी। सो दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी के वेरिएबल लॉसेस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉसेस, या हम कहें कि कॉपर लॉसेस आयरन लॉसेस के जब बराबर हो जाएंगे तो उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम मिलेगी। तो इस तरीके से हम ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल।